बैक टू माई चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का यूनिट इकोलॉजी, जिसमें तीनों के तीनों चैप्टर्स एनसीईआरटी से कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द यूनिट की इंट्रोडक्शन। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है कि बायोलॉजी को हम स्टडी कर सकते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ बॉटनी, zoology, माइक्रोबायोलॉजी, क्लासिकल या मॉडर्न बायोलॉजी। इकोलॉजी जो है हमें एक होलिस्टिक व्यू देता है बायोलॉजी का। इकोलॉजी स्टडी करती है ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो इंट्रैक्शंस हो रही हैं और वो एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से इंट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर मैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो ऑर्गेनिज्म यानी सिंगल इंडिविजुअल, देन पॉपुलेशन यानी सेम ही स्पीशीज का जब ग्रुप होता है, यानी बहुत सारे ह्यूमंस का एक ग्रुप होगा जो कि एक जगह पे रह रहा है। कम्युनिटी उसके बाद आती है जब हम कहते हैं डिफरेंट स्पीशीज वहाँ पे रह रहे हैं एक स्पेसिफिक एरिया में, जितने भी ट्रीज हैं, ह्यूमंस हैं और सब लोग जो भी रह रहे हैं वो एक कम्युनिटी कहलाएगी। देन इकोसिस्टम, जब लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स को भी हम इंक्लूड कर ले एक स्पेसिफिक एरिया की, उसे हम एक इकोसिस्टम बोल देते हैं। इकोसिस्टम अपने आप में एक कंप्लीट यूनिट होता है। एंड बायोस्फीयर पूरी अर्थ को ही बोल दिया गया है। नेचुरल सिलेक्शन का जो फिनोमेना है वो पॉपुलेशन लेवल से ही शुरू हो जाता है। इकोलॉजी जो है वो ये भी पढ़ती है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, ह्यूमन के ऊपर इस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, कंजर्वेशन पे क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। देन इस यूनिट के जो साइंटिस्ट हैं वो है रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा जो है ना फादर ऑफ इकोलॉजी भी बोला जाता है इन इंडिया, राइट। देन बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन की इंट्रोडक्शन में। ये क्या कहते हैं कि जो इकोलॉजी है वो ऑर्गेनिज्म के बीच की इंट्रैक्शन पढ़ रही है, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट की इंट्रैक्शन पढ़ रही है। 4 लेवल्स हैं, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम या फिर इकोसिस्टम। ये जो चैप्टर है ये पॉपुलेशन लेवल इकोलॉजी पे फोकस कर रहा है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन होता क्या है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि एक ही स्पीशीज के हैं, सेम एरिया में रह रहे हैं और कैपेबल हैं आपस में इंटरब्रीड करने के और रिप्रोड्यूस करने के। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो मैं सिर्फ मेल को नहीं काउंट करूंगी या सिर्फ फीमेल को काउंट नहीं करूंगी, दोनों को काउंट करें क्योंकि वही आपस में कैपेबल है इंटरब्रीड करने के लिए। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे कि लोटस प्लांट हो गया पोंड के अंदर, देन रैट्स हो गए बिल्डिंग के अंदर, ट्रीज हो गया एक फॉरेस्ट के अंदर एक ही स्पीशीज के, देन बैक्टीरिया हो गया कल्चर के अंदर। इंपॉर्टेंट क्या है कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो इसी लेवल पे शुरू हो जाती है। पॉपुलेशन इकोलॉजी जो है वो इकोलॉजी को जेनेटिक्स और एवोल्यूशन सबके साथ मिलाकर चलती है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की बात करें तो हम ये वो एट्रीब्यूट्स है जो सिर्फ पॉपुलेशन के पास होते हैं, ना कि सिंगल इंडिविजुअल के पास या एब्सेंट होते हैं। सबसे पहले बर्थ रेट यानी नेटालिटी। बर्थ रेट क्या है, नंबर ऑफ बर्थ्स कितने होने हैं पर इंडिविजुअल पर यूनिट टाइम। फॉर एग्जाम्पल 20 प्लांट्स थे, अब 28 हो चुके हैं, यानी 8 जो है वो नए ऐड हुए हैं, तो मैं 8/20 कर दूंगी कि 20 में से 8 ऐड हो रहे हैं, जितने भी टाइम में हुए हैं उतना टाइम का यूनिट आ जाएगा। तो 8/20 यानी 0.4 प्लांट बन रहा है एक प्लांट से। ऐसा पॉसिबल नहीं है बट ये इंडिविजुअल के लिए है ही नहीं टर्म, दिस इज फॉर पॉपुलेशन, राइट। देन बात करते हैं डेथ रेट और मोर्टालिटी। मोर्टालिटी क्या कहती है, डेथ रेट क्या कहता है, नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हो रही हैं पर इंडिविजुअल पर यूनिट टाइम। स्टार्टिंग में 40 थी, अब 36 फ्लाइज रह गई, यानी 4 जो है वो मर चुकी हैं, तो 4/40 विच इज 0.1 फ्लाई पर वीक आ जाएगा आंसर। रेट्स जो होते हैं वो हमेशा पर कैपिटा रेट्स होते हैं, यानी हम पर इंडिविजुअल निकालते हैं, सिर्फ टाइम के कंपैरिजन में नहीं निकालते, क्योंकि 4 मर रहे हैं, कितने टाइम में मर रहे हैं ये तो इंपॉर्टेंट है, एक बार साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है 4 कितनों में से मर रहे हैं, राइट। तो सेक्स रेशियो नेक्स्ट है। सेक्स रेशियो जो है वो मेल और फीमेल का रेशियो, एग्जाम्पल 60% फीमेल 40% मेल। ये जो है रिप्रोडक्शन का स्टेटस हमें बताता है। देन बात करें एज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो पॉपुलेशन जो है उसके डिफरेंट एज ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। सो ये 3 एज ग्रुप हमने एज ग्रुप्स में डिवाइड करा है पॉपुलेशन को। ये यंग हो गए, ये एडल्ट हो गए और ये ओल्ड हो गए, और हम एज पिरामिड से इनको सिम्बलाइज करते हैं। अब जिस एज पिरामिड के अंदर प्री रिप्रोडक्टिव लोग ज़्यादा होंगे उसे हम एक्सपैंडिंग बोल देंगे, क्योंकि आगे जाके यही लोग तो रिप्रोडक्टिव होंगे, तो उस टाइम पे जितने भी रिप्रोडक्टिव हैं आगे आने वाले टाइम में उससे ज़्यादा रिप्रोडक्टिव होने वाले हैं। सो जो पॉपुलेशन है वो फ्यूचर में एक्सपैंड करने वाली है, यानी ग्रो करने वाली है। अगर रिप्रोडक्टिव जो है वो प्री रिप्रोडक्टिव से ज़्यादा है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव इस टाइम पे हैं वो ज़्यादा हैं, आगे आने वाले टाइम में जो रिप्रोडक्टिव वाले लोग होंगे वो कम होंगे एज कम्पेयर टू अब वाले से, तो पॉपुलेशन जो है वो पक्का डिक्लाइन करने वाली है। एंड अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल रहने वाली है, कॉन्स्टेंट रहने वाली है।
इसके बाद हम बात करते हैं पॉपुलेशन साइज़ या फिर डेंसिटी के बारे में। यहाँ पर बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं पर यूनिट एरिया। इनको हर बार हम नंबर्स में तो काउंट नहीं कर सकते। जैसे प्लांट्स हैं तो हम कितना एरिया वो कवर कर रहे हैं उसको देखते हैं, क्योंकि कुछ प्लांट्स हो सकता है बहुत बड़े हों, कुछ हो सकता है छोटे हों। देन मान लो ट्रीज़ है और साथ में हम कुछ बहुत ही छोटे पार्थीनियम जैसे चीज़ों को कवर करें तो हम बायोमास देख लेते हैं। बैक्टीरिया है तो हम कल्चर की डेंसिटी देखते हैं। एक बैक्टीरिया को तो काउंट करने नहीं बैठेंगे, राइट। देन फिश है तो हम फिशेस को अंदर जाके पॉन्ड में काउंट तो कर नहीं सकते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, 2 पॉन्ड लिए, एक में मैंने नेट से निकाले, इसमें 4 फिशेज आई, इसमें उसी नेट से 6 फिशेज आई, तो हम रिलेटिवली देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है ज़्यादा फिशेस प्रेजेंट हैं। देन टाइगर्स को हम अब किसी बड़े जंगल के अंदर काउंट तो नहीं कर सकते, तो हम पग मार्क्स या फीकल पैलेट से काउंट करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी को भी हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हर बार एग्जैक्ट नंबर को काउंट करना पॉसिबल नहीं होता है। देन कुछ की पॉइंट्स जो यहाँ पे थे दैट वाज की पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स ये सारे हैं। रेट्स जो है पर कैपेसिटा होता है। एज पिरामिड जो है वो एक्सपैंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग हो सकता है। डेंसिटी जो है वो हमेशा नंबर में काउंट नहीं होती। सिलेक्शन जो है वो पॉपुलेशन पे एक्ट करता है इंडिविजुअल पे। नेचुरल सिलेक्शन का जो फिनोमेना है वो एक पॉपुलेशन लेवल पे एक्ट करता है, राइट। यस, तो ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, राइट। देन यहाँ पे हमें ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। दिस इज़ फॉर एक्सपैंडिंग यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव जो है वो ज़्यादा है। अब आगे आने वाले टाइम में या आपकी रिप्रोडक्शन जो है और ज़्यादा होगी यानी एक्सपैंड होगी। यहाँ पे ये स्टेबल हैं तो फिर ये दोनों इक्वल हैं तो ये इसका मतलब स्टेबल। यहाँ पे ये जो है वो एज रिप्रोडक्टिव से कम है तो दैट मीन्स ये डिक्लाइनिंग हो जाएगी, राइट। The size in nature could be as low as less than 10 Siberian cranes at Bharatapur wetlands in any year or go into millions, जैसे कि कलमाइडोमोनास एक पौंड के अंदर होता है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहा गया है कि पॉपुलेशन साइज जो है वो बहुत कम भी हो सकता है एंड बहुत मिलियंस के अंदर भी हो सकता है जैसे पर ये हर बार डिपेंड करता है पॉपुलेशन साइज पे। हम यहाँ पे नंबर नहीं देख रहे हैं, हम साइज देख रहे हैं। तो टेक्निकली इसी को ही हमने पॉपुलेशन डेंसिटी बोला जिसको हम एन से निकाल रहे हैं। ये जनरली नंबर में, ज़रूरी नहीं है कि हम इसे हर बार नंबर में काउंट करें, इसको हम और भी डिफरेंट तरीके से काउंट कर सकते हैं। जैसे 200 कैरेट ग्रास यानी पार्थीनियम है हमारे पास, इसके प्लांट्स है और एक सिंगल ह्यूज बनियन ट्री है और जिसका बहुत लार्ज कैनोपी है, तो फिर ये 200 पार्थीनियम ग्रास जो है इनकी बहुत कम वैल्यू एज कम्पेयर टू एक बनियन ट्री। अगर हम काउंट करें तो 200 और 1 है, तो ज़्यादा हमें लगता है 200 होगा बट असल में 1 होगा। इसीलिए हम बायोमास को भी रेफर करते हैं, इसलिए हम डिफरेंट तरीक़ों से मेजर करते हैं। हमारा नंबर काउंटिंग का जो है वो एक अच्छा जस्टिफाइड तरीका नहीं है, राइट। देन आगे बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। पॉपुलेशन साइज जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से चेंज होता रहता है। अब ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी को चेंज कर सकते हैं। पहला है नेटालिटी यानी बर्थ रेट। बर्थ जितने ज़्यादा होंगे उतना इंक्रीज होगी। मोर्टालिटी यानी डेथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी डिक्रीज होगी पॉपुलेशन। इमिग्रेशन यानी अंदर आना, इन, राइट। सो ये इससे क्या होगा कि बढ़ेगी आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी। देन एमिग्रेशन यानी एग्जिट कर जाना, लीव कर जाना उस स्पेसिफिक एरिया को जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो फिर आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पर डिक्रीज होगी। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक टाइम एन पे एन टी यानी एक टाइम टी पे एन पॉपुलेशन थी, ठीक है। एंड अब हमें निकालनी है एक टाइम t+1 यानी कुछ उसके टाइम, चाहे मैं एक दिन बाद निकाल रही हूँ, एक साल बाद निकाल रही हूँ, ठीक है, उस पर मुझे पॉपुलेशन निकालनी, तो मैं कैसे निकालूंगी। एन t+1 विल बी इक्वल टू एन टी। ये यहाँ पे टी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, इसके नीचे है ना। तो इनटू प्लस में हम क्या ऐड करेंगे, प्लस में मुझे इसमें क्या ऐड करना है, b+i जो भी है यानी बर्थ रेट कितना है प्लस इमिग्रेशन कितनी है, और माइनस क्या करना है मुझे, d और i को माइनस करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन यहाँ पे बर्थ और इमिग्रेशन इंक्रीज है, डेथ और इमिग्रेशन डिक्रीज कर रही है। अंडर नॉर्मल कंडीशंस बर्थ और डेथ रेट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कितनी बर्थ्स हुई हैं कितनी डेथ्स हुई हैं। बट इमिग्रेशन तब इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब एक नया हैबिटेट बना है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कई सारे लोग अब इमिग्रेट करने वाले हैं यानी अंदर आने वाले हैं। देन बात करते हैं ग्रोथ मॉडल्स की। तो हमारे पास 2 ग्रोथ मॉडल्स होते हैं। पॉपुलेशन जो है पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करती है। 2 ग्रोथ मॉडल हैं, एक एक्सपोनेंशियल और एक लॉजिस्टिक ग्रोथ मेथड है।
तो पहला जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की क्या कंडीशन है, जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज हों, यानी मतलब हमें जितने चाहिए उससे ज़्यादा ही रिसोर्सेज है, राइट। तो रिसोर्सेज जो है बहुत अनलिमिटेड हैं, तो इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो करती है। इक्वेशन क्या है यहाँ पे, dn/dt इज इक्वल टू rn, राइट। यहाँ पे dn बेसिकली क्या है, कितनी नंबर पॉपुलेशन है आपकी बाय dt, और n आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी है। r यहाँ पर क्या हो जाता है, इंट्रिंसिक रेट है कि जिससे इंक्रीज कर रही है पॉपुलेशन, और ये r की वैल्यू b-t यानी बर्थ माइनस डेथ रेट हो जाती है। इंटीग्रल फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैंने लिख दिया कि मेरी एन टी टाइम पे कितनी हो रही है, देन एन नोट स्टार्टिंग में कितनी थी, ई की पावर आर टी हो जाएगी, राइट। एन नोट आपकी इनिशियल पॉपुलेशन है, एन टी आपकी पॉपुलेशन है जब मैं निकाल रही हूँ पॉपुलेशन को, ई की आपका 2.718 के बराबर हो जाता है। इसका जो कर्व आता है दैट इज जे शेप्ड कर्व आता है इसके अंदर, क्योंकि जो आपकी एक्सपोनेंशियली इन्फिनिटली ग्रो ही करता जाएगा, जे शेप्ड की कर्व आएगा इस तरीके से, क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो फिर वो ग्रो कर रहे हैं, राइट। एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया को जब हमने रख रखा है तो हमने अनलिमिटेड रिसोर्सेज डाल रखे हैं, वो ग्रो करते जाएंगे, पैरामीशियम हो गए। और इनिशियली अब ह्यूमंस का भी देखें तो ऐसा ही है, हमें लग रहा है कि रिसोर्सेज बड़े ही अनलिमिटेड है, राइट। इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज की बात करूं आर की, तो फिर कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन टू ग्रो, यानी कि पॉपुलेशन की क्या कैपेसिटी है ग्रो करने की, जितना ज़्यादा स्मॉल आर, जितना ज़्यादा इंट्रिंसिक रेट होगा उतनी फास्ट ग्रो हो रही है। अब रैट की बात करें तो जितना वो रिप्रोड्यूस करते हैं उतने लोग मर भी जाते हैं, तो उनका जो आर की वैल्यू है वो कम है। और जब मैं बात करूँ फ्लावर बीटल की तो उनकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, राइट। फिर एक चेस की स्टोरी में एग्जाम्पल दे रखा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, जिसमें कि ग्रेन आपको स्टोरी बताऊंगी, राइट। उससे पता चलता है हमें कि एक्सपोनेंशियल इंक्रीज जो है कितना ज़्यादा ह्यूज होता है अगर हम उसे देखें, राइट। सेम जो है वो बैक्टीरिया और पैरामीशियम में हमें देखने को मिलता है, राइट। सो यहाँ पे यही दिखा रखा है, आप देखो अगर तो नैटेलिटी और इमिग्रेशन से बढ़ रहे हैं और मोर्टेलिटी इमिग्रेशन से कम हो रहे हैं, ये आपका वही फॉर्मूला दिखा रखा है। देन आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर कुछ इस तरीके का जे शेप्ड कर्व आ रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी ये टाइम टी है, ये आपका फॉर्मूला आ रहा था, राइट। ये इंटीग्रल फॉर्म है। देन यहाँ पे वही स्टोरी लिख रखी है कि एक किंग और मिनिस्टर जो है चेस गेम खेल रहे थे। किंग को कॉन्फिडेंट थे, जो किंग थे, कि वो गेम को जीत जाएंगे, तो उन्होंने कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार थे कि कोई भी बेट अगर वो प्रपोज करने वाला है मिनिस्टर तो, बट उन्होंने एक सिंपल सी क्या रखी, एक शर्त रखी कि अगर मैं जीतता हूँ तो मुझे आपको ग्रेन्स देने हैं स्क्वायर 1 के अंदर, देन 2 इन द स्क्वायर 2, यानी आपको डबल करते जाना, जितने भी चेस के अंदर स्क्वायर है 64, आपको हर के अंदर डबल करते जाना है मेरा अमाउंट, राइट। तो थर्ड के अंदर आपको 4 देने हैं, देन फोर्थ में आपको 8 देने हैं, इस तरीके से देना है, ठीक है। किंग ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, उसने सोचा कितनी सिली सी बेट है, कितने ही तो लगेंगे, थोड़े से होंगे, राइट। बट देन जब किंग हार गए अनफॉर्चुनेटली, तो जब उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इतनी इजी सी बेट है, कर देते हैं, बट अभी तक उनका आधा ही हुआ था, चेस बोर्ड भरा था, उनको पता चला कि उनके तो पूरे किंगडम की सारी ग्रेन्स ही लग जाएंगे और फिर भी ये बोर्ड पूरा नहीं होगा। फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है कितनी ज़्यादा होती है। देन हम बात करते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल की। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के अंदर क्या है, ये तब है कि जब असल में कंडीशंस जो हैं लिमिटेड हैं, राइट, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। असल के अंदर तो यही होता है, अनलिमिटेड वाली कंडीशन तो एक फैंटेसी है ना, लिमिटेड ही होती है असल लाइफ के अंदर। तो पॉपुलेशन जो है फॉर एवर ग्रो नहीं कर सकती, हैबिटेट जो है उसकी लिमिट है, कैरिंग कैपेसिटी है, नेचर एक की कैरिंग कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा ग्रो नहीं करने दे सकती नेचर, उसी कैरिंग कैपेसिटी को के से सिंबलाइज करते हैं। मैक्सिमम पॉपुलेशन हैबिटेट जो है उसे कैन सपोर्ट, मतलब जितनी मैक्सिमम पॉपुलेशन हैबिटेट यानी नेचर सपोर्ट कर सकती है वही उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है। अब जो इक्वेशन बन जाती है वो बन जाती है dn/dt इज इक्वल टू, पहले क्या थी, rn थी, है ना, अब ये हो जाती है rn के साथ एक फैक्टर आ जाता है विच इज k-n/k के बराबर, राइट। वेयर यहाँ पे n जो है पॉपुलेशन साइज है, r इंट्रिंसिक ग्रोथ है, k यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी होती है। अब जो ग्राफ आता है वो जे शेप्ड नहीं आता है, वो एस शेप्ड आता है, सिग्मोइड शेप्ड कर्व आता है। एस शेप्ड कर्व आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको फेजेस देखने को मिलते हैं, कौन कौन से लैग फेज दिखता है स्टार्टिंग में तो स्लो ग्रोथ होगी क्योंकि अभी तक आपके रिसोर्सेज प्रेजेंट है, राइट। फिर एक्सपोनेंशियल फटाफट ग्रोथ होगी क्योंकि अभी तक आपकी कैरिंग कैपेसिटी नहीं आई है। देन जब कैरिंग कैपेसिटी को हम क्रॉस कर जाएंगे, वहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो आपको एक स्लो डाउन देखने को मिलेगा कि पहले जिस रेट से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी उस रेट से अब बढ़ नहीं पाएगी, राइट, क्योंकि डेथ रेट भी ज़्यादा होने लग जाएंगे।
उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि वो स्टेबलाइज हो जाएगी अपने आप, क्योंकि नेचर की कैरिंग कैपेसिटी जो है वो पूरी हो जाएगी जब वो के पे पहुंच जाएंगे। इसी को ही हम क्या कहते हैं, वरहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। क्या कहते हैं इसी को ही हम वरहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहते हैं। वरहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ, वरहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो है ज़्यादा रियलिस्टिक मॉडल है, असल लाइफ में यही होता है। तो रिसोर्सेज जो है एक्सपोनेंशियल वाले में अनलिमिटेड थे, यहाँ पे लिमिटेड है। उधर कर्व जे शेप था, इधर एस शेप है, वहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी नहीं थी, यहाँ पे है। रियलिस्टिक भी कौन सा है, लॉजिस्टिक वाला है, लॉजिक है जिसमें, वही रियलिस्टिक है ना। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं, चार हमारे पास फैक्टर्स थे। BDIE विच इज़ बर्थ रेट, डेथ रेट, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। R इंट्रिंसिक रेट था जो कि B-D था। R की वैल्यू क्या है हमारे पास, B-D है। देन K आपकी कैरिंग कैपेसिटी है नेचर की। एक्सपोनेंशियल के अंदर J कर्व आया, लॉजिस्टिक में S कर्व आया। लॉजिस्टिक ज़्यादा रियलिस्टिक है, इक्वेशंस दोनों की ही इंपॉर्टेंट है। अ पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज जो है वो लैग फेज दिखाएगी स्टार्टिंग में, फिर एक्सलरेशन दिखेगा, फिर डिक्लेरेशन, और फिर एसिम्पटोट। क्या दिखेगा हमें, एसिम्पटोट, यानी एक स्टेबलाइजिंग दिखेगा। क्या दिखेगा हमें, एसिम्पटोट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, राइट। इसके अलावा मैं बात करूँ अगर, ये यहाँ की इक्वेशन होगी dN/dt जो है Rn इंटू K-N/K हो जाएगा। K क्या है, कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम होगी ना ये, और अभी आपकी कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो, और डिवाइडेड बाय आपकी कैरिंग कैपेसिटी, राइट। तो ये आपके पास हो जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे। उसके लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, गैदर फ्रॉम गवर्नमेंट सेंसस डेटा द पॉपुलेशन फिगर्स फॉर इंडिया फॉर द लास्ट 100 ईयर्स, और उनको प्लॉट करके आपने बताना है कि कौन सा ग्राफ बन रहा है। तो हमें एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिलता है, कौन से वाला, जिसमें अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे। आप देखो इंडिया के अंदर ग्रोथ कितनी ज़्यादा हुई है, एक्सपोनेंशियल वे में हुई है। स्टार्टिंग में एक लैग फेज दिखेगा, उसके बाद कितनी इंडिपेंडेंस के बाद हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बढ़ा, इंडिपेंडेंस के बाद किस तरीके से एक्सपोनेंशियल फेज में चले गए थे हम। उसके बाद हल्का सा डिक्लाइनिंग फेज दिखा है, देन स्टेबलाइजिंग दिखा है। तो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि रिसोर्सेज अभी तक लिमिट नहीं हुआ है, यानी नेचर की कैरिंग कैपेसिटी तक तो हम नहीं पहुंचे हैं, बट हम जल्दी पहुंच जाएंगे जिस तरीके का रेट जो है बढ़ता जा रहा है। देन बात करते हैं नेक्स्ट की, विच इज़ लाइफ हिस्ट्री का वेरिएशन। लाइफ हिस्ट्री की वेरिएशन की बात करें, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इवॉल्व वो होते हैं कि वो मैक्सिमाइज कर सके अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को, जो जिसी को हम डार्विनियन फिटनेस, या फिर अपनी वैल्यू ऑफ आर जो है उसे ज़्यादा रख पाए, यानी जितने वो मर रहे हैं उससे ज़्यादा वो पैदा कर पाएँ। हर एक ऑर्गेनिजम्स जो है यही चाहता है, और इसीलिए वो इवॉल्व हुआ है ना। यही कारण है कि वो बच पाया है, इवॉल्व हो पाया है। लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स जो है वो डिपेंड करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स पे, बायोटिक फैक्टर्स पे, और हैबिटेट कंडीशंस पे। यानी कि जो लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स हैं वो डिपेंड करते हैं, लाइफ हिस्ट्री के जो ट्रेट्स हैं, कि एबायोटिक फैक्टर्स क्या हैं आसपास, बायोटिक फैक्टर्स क्या हैं, हैबिटेट की कंडीशंस क्या क्या हैं। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं। अब कुछ लोग जो हैं वो एक ही बार ब्रीड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पैसिफिक सैल्मन या फिर बैम्बू। अगर मैं बात करूं, कुछ लोग हैं जो कि कई बार ब्रीड करते हैं, जैसे कि बर्ड्स या मैमल्स हो गए, है ना। कुछ के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं बड़े छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि ऑयस्टर्स और फिशेस। हमारे फ्यू लार्ज बहुत ही कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। ये लोग बहुत ज़्यादा स्मॉल ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं, बहुत कम पैदा करते हैं, बट छोटे छोटे ऑफस्प्रिंग्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स और मैमल्स हो गए, राइट। तो हमारे पास बर्ड्स और मैमल्स कहाँ पे आए थे, ब्रीड मैनी टाइम्स के अंदर आए हैं। एक बार आए हम फ्यू लार्ज ऑफस्प्रिंग, है ना, बर्ड्स और मैमल्स आए हैं। बाकी स्मॉल ऑफस्प्रिंग्स और जो मैनी दे रहे हैं, दे आर योर ऑयस्टर्स और फिशेस, और जो एक बार ब्रीड कर रहे हैं, दीज आर योर पैसिफिक सैल्मन एंड बैम्बू। ठीक है, इनका मतलब क्या है, जो फ्यू लार्ज ऑफस्प्रिंग दे रहे हैं इनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा होगा। ये जो लार्ज बन रही हैं, जब जो छोटे बहुत सारे दे रहे हैं, छोटे दे रहे हैं, इनमें क्या हो रहा है, बड़े सारे नंबर में तो कर रहे हैं, पर उनमें सर्वाइव जो है बड़े थोड़े से कर पाते हैं, राइट। यहाँ पे जो एक बार ब्रीड कर रहे हैं वो सिमेल्पेरस होते हैं, एंड जो कई बार कर रहे हैं वो इटेरोपेरस होते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है, देखो कुछ जो है वो सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, जैसे कि ऑयस्टर्स, और आपके पास पेलाजिक फिशेस हो जाती है ना, ऑयस्टर्स और पेलाजिक फिशेस, और हम जो है बहुत कम करते हैं, है ना। देन बात यहाँ पे देखो, अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर्स ऑर्गेनिजम्स जो हैं इवॉल्व टुवर्ड्स द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी। सम ऑर्गेनिजम्स ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जिन्हें हम कहते हैं पैसिफिक सैल्मन या फिर फिश या फिर बैम्बू। ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं। वाइल अदर ब्रीड मेनी टाइम्स इन देयर लाइफ, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स हो गए।
कुछ जो है लार्ज नंबर ऑफ कर रहे हैं एंड कुछ जो है स्मॉल नंबर ऑफ कर रहे हैं और कई सारे बेसिकली मैनी कर रहे हैं, राइट। सो विच इज़ डिज़ायरेबल फॉर मैक्सिमाइजिंग। अब क्या ज़्यादा अच्छा है अगर फिटनेस ज़्यादा चाहिए, तो इकोलॉजिस्ट कहते हैं दैट लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड इन रिलेशन टू द constraints imposed by the abiotic and the biotic components of the habitat in which they live. एवोल्यूशन जो है ऑफ लाइफ हिस्ट्री वो ट्रेड करता है इन डिफरेंट स्पीशीज एंड करंटली एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च बीइंग कंडक्टेड बाय इकोलॉजिस्ट्स। तो अब इनमें से बेस्ट क्या है ये तो नहीं पता चल सकता हमें, ये बताते हैं सब ही अपने कंस्ट्रेंट्स के बाद ही इसको सबने इसी को इवॉल्व किया है और ये जिंदा रह पा रहे हैं। अब इनको पता है कि इनके ऑफस्प्रिंग जो है सर्वाइव नहीं करते, इसलिए उन्होंने ज़्यादा पैदा किया। इनको पता है कि करते हैं, इसलिए उन्होंने कम पैदा करे पर बड़े बड़े किए, राइट। देन ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं। लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स जो है वो इवॉल्व हुआ है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स जो है वो इवॉल्व हुए हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स। देन आते हैं हम पॉपुलेशन इंट्रैक्शन के ऊपर, इसी में से ही सवाल आने के मेन चांसेस हैं, राइट। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में क्या कहते हैं, कोई भी स्पीशीज़ जो है अकेली तो रह नहीं रही है यहाँ पर, है ना। हर एक स्पीशीज़ जो है वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे उनके फूड है, चाहे पॉलिनेशन है, चाहे डीकम्पोजिशन है, चाहे न्यूट्रिएंट साइकिल है। इंट्रैक्शन बिटवीन स्पीशीज़ यानी एक स्पीशीज़ और दूसरी स्पीशीज़ के बीच की जो इंट्रैक्शन है उसे तो इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन बोलते हैं। जो विद इन स्पीशीज़ यानी एक स्पीशीज़ के बीच में ही हो रही है ना, तो उसे मैंने बोल दिया इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन, है ना। इंटर होता है दो के बीच में और इंट्रा होता है एक ही के बीच में, अंदर ही, राइट। हमने क्या क्या पढ़ना है, म्यूचुअलिज्म पढ़ना है। म्यूचुअलिज्म में दोनों का फायदा होता है, कंपटीशन में दोनों का नुकसान होता है। प्रेडेशन के अंदर एक का फायदा एक का नुकसान होता है, जो प्रे है उसका नुकसान, जो प्रेडेटर है उसका फायदा। देन पैरासिटिज्म के अंदर क्या होता है, एक का फायदा होता है जो कि उसके ऊपर रहता है, और जो इसका नुकसान, जिसका वो न्यूट्रिशन ले रहा है, जिसका वो शेल्टर ले रहा है, उसका नुकसान होता है। कमेंसलिज्म में एक का फायदा और एक का कुछ भी नहीं होता। अमेंसलिज्म में एक का नुकसान और एक का कुछ भी नहीं होता, राइट। सो यहाँ पर हम देखते हैं आगे चल के, यही टेबल यहाँ पे भी बना रखा है। सबसे पहले हमने जो देखना है दैट इज प्रेडेशन। प्रेडेशन के अंदर प्रेडेटर जो है वो प्रे को खाता है, जैसे टाइगर डियर को खाता है, स्पैरोसीड को, हर्बीवोरस प्लांट्स को खाते हैं। फंक्शन क्या है प्रेडेटर, क्या 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 फंक्शन है प्रेडेटर के, फंक्शन क्या है, ये एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं हायर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर और प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रख रहे हैं। अगर प्रेडेटर हटा दें तो प्रे की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उनके बीच का कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा और इस स्पीशीज की डाइवर्सिटी बना के रख रहे हैं। अब मान लो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देते हैं, स्टारफिश पिजास्टर जो है, जब हमने उसको रिमूव कर दिया तो जो उसका प्रे था ना, उसकी कई सारी स्पीशीज थी, बट वो सारी स्पीशीज जो थी ना उनमें से कई सारी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई, सिर्फ थोड़ी सी रह गई। अब ऑब्वियसली जब हमने उनका कोई प्रेडेटर निकाल दिया है, राइट, तो फिर अब वो आपस में ही कंपटीशन करेंगे, उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब जो ज़्यादा सुपीरियर होगी वो एग्जिस्ट करेगी, बाकी की एक्सटिंक्ट कर जाएगी। तो स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए भी प्रेडेटर का बहुत बड़ा रोल होता है। इन्फीरियर वाली एक्सटिंक्ट हो जाती है, सुपीरियर वाली रह जाती है, अगर ऐसा हम कर दें कि हम प्रेडेटर को हटा दें। प्रिवेंट करता है इकोसिस्टम को इनस्टेबल होने से, उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखता है। तो प्रेडेटर जो होता है ना वो प्रूडेंट भी होता है। कैसा होता है, प्रूडेंट होता है, यानी प्रेडेटर को अपनी लिमिट्स पता होती हैं। ऐसा नहीं है कि उसको 2 खरगोश खाने का मन है तो वो 10 खरगोश मार देगा, ऐसा नहीं होता है ना। उसको पता है अपनी लिमिट्स, उसको पता है कि उसको कल भी खरगोश ही खाने हैं, राइट। तो सारे खरगोश बिना बात के नहीं मारता, जब उसे भूख लगती है तभी मारता है। ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल दिया, जो स्टारफिश पिजास्टर को जब रिमूव किया तो कई सारी स्पीशीज उसकी प्रे की एक्सटिंक्ट हो गई। देन बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें तो प्रेडेटर्स को हम पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ करते हैं, हमने पढ़ा ऑलरेडी, राइट। देन कैक्टस जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैक्टस ऑस्ट्रेलिया के अंदर यूज़ होता है मोथ्स को यूज़ करने के, मोथ्स को कंट्रोल, बेसिकली कैक्टस को कंट्रोल करने के लिए हम मोथ्स का यूज़ करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि वो जो मोथ्स हैं वो कैक्टस को खा जाते हैं, राइट। कैक्टस बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए इस वजह से हम मोथ्स का यूज करते हैं, राइट। कैक्टस को ऑस्ट्रेलिया में कंट्रोल किया गया है मोथ से, है ना। स्टारफिश पिजास्टर को रिमूव करने से कई सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई थी, ये तो हमें पता ही है, राइट। देन आ जाओ
डिफेंसेस, अब ऐसा नहीं है कि जो प्रे है वो बेवकूफ़ है कि आ जाओ मुझे खा जाओ, है ना, पर वो भी अपने अगेंस्ट प्रेडेशन के अगेंस्ट डिफेंसेस बनाता है। जैसे कैमोफ्लाज करना सीख लिया उसने, किसने सीखा है कैमोफ्लाज करना? इंसेक्ट्स ने, फ्रॉग्स ने। उनका जो कलर है इस तरीके का होता है कि वो दिखाई नहीं देते हमें। देन पॉइजन भी रिलीज करते हैं बटरफ्लाई और फ्रॉग्स। देन केमिकल डिफेंस है, केलोट्रोपिस जो है वो केमिकल डिफेंस भी शो करते हैं। थोन्स, कैक्टस और एकेसिया ने बेसिकली थोन्स बना लिए, कांटे बना लिए। देन टॉक्सिक केमिकल्स बनाते हैं, निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, ये सब बचने के लिए, है ना। तो ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं। देन बात करते हैं प्लांट्स जो हैं वो एस्केप नहीं कर सकते, नहीं भाग तो नहीं सकते ना कि ओहो हमारे पास प्रेडेटर आ रहा है चलो भागते हैं। इस वजह से उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो केमिकल डिफेंस होता है, राइट। ये सारा कुछ आपको दे रखा है। देखो कैक्टस को कंट्रोल में लाने के लिए कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर लाया गया जो कि एक मोथ था फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट, और उसको उस कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि क्योंकि प्रिकली पियर कैक्टस जो है ऑस्ट्रेलिया में बड़े सारे हो गए थे अर्ली 20s के अंदर, और वो रैपिडली मिलियन ऑफ हेक्टर्स में फैल गए थे। इस वजह से हमने मोथ को इंट्रोड्यूस करा वहाँ पर। तो ये पेस्ट भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, है ना। देन यहाँ पे देखो वो वाला एग्जाम्पल भी लिख रखा है। इन द रोकी इंटरिडल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, द स्टारफिश पिजास्टर जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रेडेटर है। और इस एक्सपेरिमेंट में जब हमने सारी स्टारफिशेस को रिमूव कर दिया था फ्रॉम एन इनक्लोज्ड इंटीरियल एरिया, मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स जो थी वो एक्सटिंक्ट हो गई विद इन अ ईयर। यानी 10 स्पीशीज से भी ज़्यादा जो एक्सटिंक्ट होगी इनवर्टिब्रेट्स की एक साल के अंदर ही, बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। तो डाइवर्सिटी को भी ये मेंटेन करे। इफ अ प्रेडेटर इज टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट्स इट्स प्रे, देन द प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट एंड फॉलोइंग इट द प्रेडेटर विल ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट फॉर द लैक ऑफ फूड। इस वजह से जो आपका प्रेडेटर होता है वो प्रूडेंट होता है नेचर के अंदर, राइट। फिर यहाँ पे वो डिफेंस मैकेनिज्म बता रखे हैं। जो मोनार्क बटरफ्लाई है वो भी हाईली डिसटेस्टफुल होती है टू इट्स, यानी जो बर्ड है बेसिकली वो मोनार्क बटरफ्लाई को खा के खुश नहीं होता, क्योंकि वो बड़े ही डिसटेस्टफुल होती है, यानी अच्छी नहीं लगती बर्ड को खानी, बिकॉज ऑफ स्पेशल केमिकल जो कि उसकी बॉडी प्रोड्यूस करती है। इंटरेस्टिंगली जो बटरफ्लाई है वो एक्वायर करती है ये केमिकल को ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज में ही उसे एक्वायर कर लेती है बाय फीडिंग ऑन पॉइजनस वीड। पॉइजनस वीड पे फीड करने से वो इसे एक्वायर कर लेती है, ठीक है। फॉर प्लांट्स हर्बीवोर्स आर द प्रेडेटर्स, यानी प्लांट्स के लिए जो हर्बीवोर्स हैं वही उनके प्रेडेटर्स हैं। नियरली 25% ऑफ ऑल द इंसेक्ट्स आर नॉन टू बी फाइटोफेगस, यानी 25% ऑफ द इंसेक्ट्स जो हैं फाइटोफेगस हैं, यानी प्लांट के सैप और अदर प्लांट्स पे वो फीड करते हैं। द प्रॉब्लम इज कि जो प्लांट हैं वो अनलाइक एनिमल्स भाग नहीं सकते अपने प्रेडेटर से, इसीलिए उन्होंने क्या दिया गया, केमिकल डिफेंस को किया है, जैसे थोन्स बना लिए हैं, या फिर कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस किया है, या फिर केमिकल डिफेंस को उन्होंने इनहैबिट कर लिया है। जैसे कैलोट्रोपिस जो है वो अबेंडेंट फील्ड्स पे उगती है, और जो प्लांट जो है ये हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड बनाता है। दिस इज व्हाई यू विल नेवर सी एनी कैट और गोट उस प्लांट को खाती हुई आपको नहीं दिखाई देगी। एक वाइड वेराइटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस अदर कमर्शियल पे हम यूज़ भी कर रहे हैं, ये सब भी प्रोड्यूस हुए थे असल में डिफेंस के लिए अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स। आई होप इट्स क्लियर, राइट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमें बैठकर याद करने हैं। देन बात करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग विच इज़ कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन में दोनों का नुकसान होता है। अकर्स व्हेन स्पीशीज़, जब दोनों स्पीशीज़ को एक ही रिसोर्स चाहिए तो ये होता है। रिसोर्स आपका फूड, स्पेस, लाइट, वाटर हो सकता है। जैसे अब नीट एस्पायरेंट्स कॉम्पिटिशन कर रहे हैं किसके लिए? गवर्नमेंट सीट्स के लिए, राइट। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर क्या आ जाते हैं, कैन अकर बिटवीन रिलेटेड और अनरिलेटेड स्पीशीज़, यानी कुछ रिलेटेड स्पीशीज़ भी हो सकती हैं या फिर हो सकता है अनरिलेटेड हो, यानी बहुत दूर दूर के स्पीशीज़ उनका कोई नाता नहीं है, उनके बीच में भी हो सकती है अगर उनके रिसोर्सेज सेम हैं और लिमिटेड हैं, राइट। प्रेजेंस ऑफ वन स्पीशीज़ जो है वो दूसरे की फिटनेस को तो कम कर ही देती है अगर आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, राइट। तो डेफिनेशन क्या है, कंपटीशन जो है वो रिडक्शन करता है इन द फिटनेस ड्यू टू अनदर स्पीशीज़, क्योंकि दूसरी स्पीशीज़ आ गई है तो उसको लड़ना पड़ेगा खाने के लिए, राइट। एग्जाम्पल क्या है, फ्लेमिंगो एंड फिश, इनका कोई लेना देना नहीं है आपस में। फ्लेमिंगो और फिश इनका कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल ये कॉम्पिटिशन करती है क्योंकि इनका खाना सेम है, दोनों ही जू प्लैंकटन पे पलती हैं।
देन बात करें कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये किसने दिया था? गोज ने दिया था। गोज ने ये प्रिंसिपल दिया था। इन्होंने क्या कहा कि जो दो स्पीशीज हैं वो compete करती है फॉर द सेम रिसोर्सेज, जो टू स्पीशीज जो कि सेम ही रिसोर्स के लिए compete कर रही हैं, कैन नॉट लिव टुगेदर इनडेफिनेटली, यानी वो ऐसी दो स्पीशीज जो कि एक ही रिसोर्स के लिए compete कर रही हैं, तो वो पूरा टाइम मतलब इनडेफिनेटली यानी इन्फाइनाइट टाइम के लिए साथ नहीं रह सकते, क्योंकि कभी ना कभी तो वो रिसोर्स लिमिटेड होगा और कभी ना कभी तो एक जो है दूसरे को हराकर ख़त्म कर देगी, वन जो है उसको एलिमिनेट होना पड़ेगा। तो सेम रिसोर्स के लिए हम कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं। कंडीशन क्या है? जब रिसोर्स लिमिटेड हो। जब रिसोर्स अनलिमिटेड है तो ऐसा नहीं होता, राइट। देन कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है? अब देखो, जैसे मान लो ए और बी है, दोनों आपस में कंपटीशन के अंदर है ना। अब ए और बी दोनों ही बहुत कम क्वांटिटी में मिलते हैं, क्योंकि कंपटीशन से एक दूसरे को मार देते हैं। हो सकता है ए थोड़ा ज़्यादा मिलता है क्योंकि ज़्यादा सुपीरियर हो, और बी थोड़ा कम मिलता हो। जैसे ही मैंने ए को हटाया, बी जो है वो रैपिडली बढ़ गया, क्योंकि ए ही तो था जो उसके साथ कंपटीशन करके उसको दबा रहा था, उसको कम कर रहा था क्वांटिटी में। तो जैसे ही हम एक कॉम्पिटिटर को रिमूव करते हैं तो स्पीशीज़ जो है वो एक्सपैंड कर जाती है। जैसे कि टोटोइज जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए गोट्स को इंट्रोड्यूस करने से। जब हमने गोट्स को इंट्रोड्यूस करा, चाहे रिसोर्सेज थे, फिर भी टोटोइज जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि टोटोइज धीरे खाना खा रहे थे और गोट्स जो थी वो फटाफट खा लेती थी, तो टोटोइज को होता था कि ये ज़्यादा खा रही है, राइट। देन बात करें रिसोर्स पार्टीशनिंग की। रिसोर्स पार्टीशनिंग की बात करें तो स्पीशीज़ जो हैं वो कंपटीशन को अवॉइड करती हैं। स्पीशीज़ कोशिश करती है कि वो कंपटीशन ना करें। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है उनका नुकसान होने वाला है बाय यूजिंग डिफरेंट रिसोर्सेज। वो अपने आप में ऐसे समझौता कर लेती हैं, जो इंटेलिजेंट होती हैं, कि हाँ भाई तुम इधर खा लो, मैं इधर खा लूँगी। जैसे मानो वाबलर्स ऑन द सेम ट्री, जो वाबलर्स सेम ट्री पे होते हैं, उन्होंने अपने अपने डिफरेंट फीडिंग जोन्स बना रखे होते हैं। कंक्लूजन क्या है? कंपटीशन एलिमिनेशन कोज कर सकता है, अडेप्टेशन भी बना सकता है, और को एग्जिस्टेंस भी कर सकता है, कि वो साथ में, अब देखो कितने खुशी तरीके से वो अपना डिफरेंट जोन बना के वार्बलर्स जो है सेम ट्री पे रह रहे हैं, ठीक है। कंपटीशन देख लेना थोड़ा सा। व्हेन डार्विन स्पोक ऑफ द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचर, ही वाज कन्विंस्ड दैट इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन जो है एक बहुत ही पोटेंट फोर्स है इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इट इज़ जनरली बिलीव्ड दैट जो कंपटीशन है वो तभी होता है जब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ जो है सेम रिसोर्स के लिए compete कर रही हैं और वो लिमिटेड हो। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली ट्रू, क्योंकि फर्स्टली टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज़ भी आपस में compete कर सकती हैं फॉर द सेम रिसोर्सेज। फॉर इंस्टेंस इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स, कहाँ पे? इन सम साउथ अमेरिकन लेक्स के अंदर विजिटिंग फ्लेमिंगोज और रेजिडेंट फिशेस भी आपस में compete करें, क्योंकि उनका खाना कॉमन है जो कि जूप्लैंक्टन होता है। सेकेंडली उन्होंने बोला रिसोर्सेज जो है नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अकर। उन्होंने बोला रिसोर्सेज ऐसा भी हो सकता है कि लिमिटेड हो ही ना और आपका कंपटीशन फिर भी हो रहा है। इंटरफेरेंस कंपटीशन द फीडिंग efficiency of one species might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of the other species। यानी ये कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि एक की जो फीडिंग एफिशिएंसी थी वो कम हो रही है, सिर्फ उनको कोई कमी नहीं आ रही है ना, उनकी फीडिंग एफिशिएंसी बस कम हो रही है क्योंकि दूसरा बंदा आ गया है। इस वजह से भी क्या हो सकता है, इवन इफ जो रिसोर्सेज हैं वो अबंडेंट है, देयरफॉर कंपटीशन जो है वो एक इज द बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज। कंपटीशन की बेस्ट डेफिनेशन देख लो, इज बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ आर the intrinsic rate of increase is significantly lower than in the presence of the other। यानी अगर वो अकेला था तो उसकी ज़्यादा थी, जैसी दूसरा स्पीशीज आई तो उसकी कम हो गई। इसका मतलब कि कंपटीशन तो है भाई यहाँ पे, राइट। इट इज़ रिलेटिवली इजी टू डेमोन्स्ट्रेट। अगर हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके देखें, गोज ने भी ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स करे और इकोलॉजिस्ट ने भी करे। जब रिसोर्सेज को लिमिटेड रखा गया तो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज़ जो है वो ज़्यादा होती रही और उन्होंने एलिमिनेट कर दिया इन्फीरियर स्पीशीज़ को या फिर अदर स्पीशीज़ को। But evidence of such competitive exclusions occurring in nature is not always conclusive. Strong and persuasive circumstantial evidence does exist, however, in some cases. जैसे यहाँ पे वही वाला एग्जाम्पल दिया है गैलापागोस आइलैंड के ऊपर, यहाँ पर एबिंगडन टोटोइज जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए जब गोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया आइलैंड के अंदर। अपेरेंटली वहाँ पर बेसिकली गोट्स जो थे वो ज़्यादा खाना खा रहे थे इस वजह से, ठीक है। अनदर एविडेंस क्या है,
द अकरेंस ऑफ कॉम्पिटिशन इन नेचर कम्स फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिलीज, यानी कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है जो हमने अभी अभी पढ़ा, स्पीशीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, क्योंकि वहाँ पे उसका कंपटीशन जो है वो सुपीरियर है ना, उसका जो कंपटीशन वो कर रहा है वो सुपीरियर है, तो उसको बढ़ने नहीं दे रहा है, इज फाउंड टू एक्सपैंड। वहाँ पे मान लो एक जगह है जहाँ पे ए स्पीशीज बहुत कम है क्योंकि वो बी के साथ कंपटीशन के अंदर है और बी जो है सुपीरियर है, दूसरी स्पीशीज के साथ ए खुले में ग्रो कर रहा है क्योंकि वहाँ पे बी नहीं प्रेजेंट है। तो ये दिखाता है कि अगर कॉम्पिटिटर जो है उसे रिलीज कर दिया जाए तो स्पीशीज जो है वो एक्सपैंड कर सकती है। देन नेक्स्ट चीज क्या है, कॉर्नल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट शोड दैट ऑन द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड द लार्जर एंड द कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्निकल जो थी, बेसिकली जो बड़ी थी और ज़्यादा कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर थी, बार्निकल बैलनेस जो थी वो डोमिनेट कर रही थी इंटीरियल एरिया के अंदर, एंड एक्सक्लूड कर दिया था उसने जो छोटी बार्निकल थी जिसे हम कहते हैं कैथमिलिस फ्रॉम दैट जोन। इन जनरल हर्बीवोर्स जो है और जो प्लांट्स हैं वो अपीयर करते हैं टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द कॉम्पिटिशन देन द कार्निवोर्स। ठीक है, कार्निवोर से ज़्यादा हर्बीवोर्स जो है वो ज़्यादा एडवर्सली अफेक्टेड है कंपटीशन से। कौन ज़्यादा अफेक्टेड है, हर्बीवोर्स ज़्यादा अफेक्टेड है एज अ कम्पेयर टू कार्निवोर्स, राइट। जो गोस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये स्टेट करता है दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो हैं वो कम्पीट करती हैं फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट। जो सेम रिसोर्सेज के लिए कम्पीट कर रही हैं वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं काफ़ी इनडेफिनेटली, एंड द कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर वन विल एलिमिनेट इवेंचुअली। जो इन्फीरियर है वो एलिमिनेट हो जाएगी और जो सुपीरियर है वो रह जाएगी। ये जो है तभी ट्रू है जब रिसोर्सेज आपके लिमिटेड हैं। मोर रिसेंट स्टडीज़ जो हैं वो इसे सपोर्ट नहीं करती हैं ग्रोस जनरलाइजेशन अबाउट कंपटीशन को। वाइल दे डू नॉट रूल आउट द अकरेंस ऑफ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इन नेचर, दे पॉइंट आउट दैट स्पीशीज ऑफ फेसिंग दिस कंपटीशन माइट एवॉल्व मैकेनिज्म्स दैट प्रमोट को एग्जिस्टेंस। कुछ जो हैं को एग्जिस्टेंस को प्रमोट भी करती हैं रेदर देन एक्सक्लूजन। कुछ मतलब बेसिकली इनके आइडिया को कम्प्लीटली हमने ऐसे डिस्कार्ड नहीं किया है, बट कुछ कहते हैं कि ऐसा भी होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो ही नहीं सकती एग्जिस्ट, ऐसा होता है कभी कभी हमें को एग्जिस्टेंस देखने को भी मिलती है। वो को एग्जिस्टेंस को प्रेफर करते हैं एज रेदर देन एक्सक्लूजन, जैसे कि रिसोर्स को पार्टीशनिंग करके वो ऐसा करते हैं। ठीक है, ये लेटेस्ट स्टडीज़ बताती हैं इफ़ टू स्पीशीज़ कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स दे कुड अवॉइड कॉम्पिटिशन बाई चूजिंग फॉर इंस्टेंस डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग। जैसे डिफरेंट टाइम्स रख दिए उन्होंने फीडिंग के, डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न्स रख दिए। मैकआर्थर ने बताया शोड दैट 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बलर्स जो एक ही सेम ट्री पर रह रही हैं वो अवॉइड करती हैं कंपटीशन को और को एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि उनके बिहेवियरल डिफरेंसेस हैं और उनके फॉरेजिंग एक्टिविटीज़ उन्होंने डिफरेंट रख रखी हैं, राइट। अब आ जाओ टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ पैरासिटिज्म, यानी एक को फ़ायदा एक को नुकसान, एक स्पीशीज़ जो है इसका बेनिफिट और दूसरे का हार्म। पैरासाइट जो है या तो वो होस्ट के ऊपर रहता है या अंदर रहता है। ठीक है, फीचर्स क्या हैं, वो होस्ट स्पेसिफिक होता है, यानी ऐसा नहीं है कि जो भी मिला उसके ऊपर जाके चढ़ जाओ, उसी स्पेसिफिक होस्ट पे ही वो अटैक करता है। को एवोल्यूशन है उसका होस्ट के साथ कि अगर आपका होस्ट इवॉल्व होगा, होस्ट में कुछ चेंज आएगा तो उसको भी चेंज लाना पड़ेगा अगर उसको सर्वाइव करना है, उसको अडेप्टेशंस करनी पड़ती हैं। मान लो कोई गट का पैरासाइट है हमारे, तो उसको क्या करना होता है, लो पीएच पे और डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ सर्वाइव करना आना चाहिए। अडेप्टेशंस क्या है, लॉस ऑफ अननेसेसरी ऑर्गन्स, कि जो ऑर्गन्स उनको नहीं चाहिए होते उसका वो उनको लॉस करते रहते हैं। हुक्स और सक्कर्स अटैचमेंट के लिए आते रहते हैं। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी उनको बढ़ानी पड़ती है अपनी, और सिंप्लीफाइड उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सिंप्लीफाइड होना चाहिए। लाइफ साइकिल जो है उनकी कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। ठीक है, ऑफन कॉम्प्लेक्स होती है, नहीं मोर देन 1 इंटरमीडिएट होस्ट, जैसे कि मलेरिया के केस में प्लाज्मोडियम में देखा था, राइट। एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम मस्किटो वेक्टर, अगेन लिखी दिया इन्होंने। लिवर फ्लूक यानी स्नेल और फिश। लिवर फ्लूक क्या होता है, लिवर फ्लूक की भी जो साइकिल है वो स्नेल और फिश दोनों के अंदर होती है। देन बात करते हैं होस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, उसका सर्वाइवल कम हो जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन उसकी कम हो जाती है, होस्ट वीक हो जाता है और उसका प्रेडेशन का रिस्क भी बढ़ जाता है, उसको प्रेडेट करना बड़ा आसान हो जाता है। पैरासाइट्स जो होते हैं आपके पास 4 तरीके के होते हैं, जो कि एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, प्लांट पैरासाइट और ब्रूड पैरासाइट्स हो सकते हैं। एक्टोपैरासाइट वो जो कि बाहर रहते हैं, जैसे कि लाइस या टिक्स हो गए, है ना। देन एंडोपैरासाइट्स वो जो कि अंदर रहते हैं, जैसे कि लिवर फ्लूक हो गया। प्लांट पैरासाइट जो प्लांट के ऊपर रहते हैं। ब्रूड पैरासाइट जो कि एग्स
बेसिकली एग्स जो है होस्ट नेस्ट के अंदर दे देते हैं। जैसे कुकू और कोयल का एग्जाम्पल आपको पता है, राइट। कुकू और कोयल जो है वो चालाकी से अपने अंडे जो हैं दे आती है, एंड जो क्रो होता है बेसिकली उसको वो पाल लेते हैं क्योंकि उनके जो एग साइज है वो सेम होता है। देन प्लांट पैरासाइट की बात करें तो कसकटा का एग्जाम्पल है ना। जो कसकटा जो है वो प्लांट पे रह रही है, कुकू और कोयल आपका ब्रूड पैरासाइट। कुकू और कोयल कैसे हैं? ब्रूड पैरासाइट। कसकटा प्लांट के ऊपर रह रही है। लिवर फ्लूइक एंडो पैरासाइट है। लाइस और टिक्स कैसे हैं? एक्टो पैरासाइट्स हैं। देन बात करें ब्रूड पैरासिटिज्म के अंदर लिख ही रखा है पैरासाइट एग्स जो है वो होस्ट एग्स को रिजेंबल करते हैं। फीमेल मस्कीटो जो होती है वो पैरासाइट नहीं है, वो सिर्फ ब्लड को रिप्रोडक्शन के लिए ले रही है। तो फीमेल मस्कीटो पैरासाइट नहीं होती है हमारे लिए, वो रिप्रोड्यूस करने के लिए ब्लड को लेती है, राइट। सो ये हो गया आपका पैरासिटिज्म। ह्यूमन लिवर फ्लूक को और क्या बोला गया है यहाँ पे? एक ट्रिमेटोइड पैरासाइट बोला गया है। डिपेंड्स ऑन 2 इंटरमीडिएट होस्ट, स्नेल और फिश के ऊपर डिपेंड करती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। देन यही सब बातें लिख रखी हैं यहाँ पर। द फीमेल मस्कीटो इज नॉट कंसिडर्ड अ पैरासाइट ऑल्दो उसको ब्लड चाहिए होता है फॉर रिप्रोडक्शन, यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। इन कॉन्ट्रास्ट एंडो पैरासाइट्स के बारे में दिया है, ब्रूड पैरासिटिज्म के बारे में दिया है, ठीक है, ये सब कुछ, राइट। देन आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या है? एक का फायदा दूसरे का कुछ भी नहीं, राइट। सो यहाँ पर ऑर्किड्स और मैंगो ट्री, ऑर्किड्स मैंगो ट्री के ऊपर बनते हैं तो उनको सपोर्ट मिलती है, राइट। बार्निकल वेल के ऊपर, तो वेल के साथ साथ वो भी ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं। एगरेट विद कैटल, उनको क्या होता है? एगरेट जो है जब कैटल के साथ चलती है तो उनको उनका इंसेक्ट्स मिल जाते हैं फूड के लिए, राइट। देन क्लाउन फिश और सी एनेमोन की बात करें तो प्रोटेक्शन मिल जाती है, होस्ट को कोई हार्म नहीं हो रहा है, ना ही उसको कोई हेल्प हो रही है, राइट। जब क्लाउन फिश जो है वो सी एनेमोन के साथ चलती है तो उसको प्रोटेक्शन मिलती है, उसके ऊपर कोई अटैक नहीं कर पाता है ना। देन बात करते हैं, मैं म्यूचुअलिज्म की बात करें तो प्लस प्लस यानी दोनों का फायदा होता है। इसमें क्या है? लाइकन जैसे फंगस और एल्गी की जो होती है, फंगस और एल्गी की एसोसिएशन लाइकन होती है, फंगस और प्लांट के रूट की माइकोराइजा होती है। फिग और वास्प का हमें पता है पॉलिनेशन, फिग जो है बेसिकली पॉलिनेशन करवा लेते हैं और वास्प को खाना मिल जाता है ना। एंड देन ऑर्किड और बी की हमें पता है ये पॉलिनेशन करवा देते हैं अपनी। देन लाइकन जो है वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? फंगस जो है प्रोटेक्शन दे रहा है, एल्गी जो है खाना बना के दे रहा है, माइकोराइजा में प्लांट जो है वो कार्बोहाइड्रेट यानी खाना दे रहे हैं, फंगस जो है अगैन जो है मिनरल्स दे रही है प्लांट्स को, राइट। प्लांट और एनिमल का म्यूचुअलिज्म भी कैसे होता है? प्लांट को पॉलिनेशन, प्लांट को एनिमल्स चाहिए होते हैं पॉलिनेशन के लिए, सीड डिस्पर्जल के लिए, एनिमल को नेक्टर, पोलन और फ्रूट्स मिल जाते हैं बदले में। प्लांट जो है ये सब कुछ रिवॉर्ड के अंदर देती है, पर कभी कभी कुछ चीटर्स होते हैं जो एनिमल्स जो है वो नेक्टर खा जाते हैं बट पॉलिनेशन नहीं कराते हैं। देन को एवोल्यूशन की बात करी गई है, तो म्यूचुअल स्पीशीज जो होती हैं जो म्यूचुअलिज्म शो कर रही है, इनका दोनों का फायदा हो रहा है, जिनकी लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं हो पा रही, उनको साथ में इवॉल्व भी करना पड़ता है। जैसे फिग और वास्प जो है साथ में इवॉल्व करते हैं। 1 फिग स्पीशीज तो 1 वास्प स्पीशीज जो है वो इवॉल्व करेगी, राइट। वास्प जो है वो अपने अंडे ले करता है और फिग की पॉलिनेशन कराता है, और फिग जो है उसके लार्वा को खाना देता है, उसको बड़ा करता है, उसका जो बेसिकली लार्वा है वहीं पे ही उगता, वहीं पे भी बनता है, राइट। ऑर्किड का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑर्किड जो है वो रिजेंबल करता है फीमेल बी को, है ना, और मेल बी जो है उसके पास जाके अट्रैक्ट हो जाती है, उसकी जो एक पेटल है ना फीमेल बी को रिजेंबल करती है, और मेल बी को लगता है कि फीमेल बी है, उसके साथ जाके वो स्यूडो कॉपुलेशन करता है, इस वजह से मेल को यहाँ पे धोखा दिया गया है, राइट। जो बी है वो पोलन ले जाते हैं, उसकी पॉलिनेशन हो जाती है, इसमें भी कोएवोल्यूशन दिखेगा। अगर मेल बी चेंज होगी तो ऑर्किड्स को चेंज होना पड़ेगा क्योंकि यही उसका पॉलिनेटर है। हालांकि यहाँ पे ऑर्किड्स जो है वो डिसीव कर रही हैं मेल बी को। देन यहाँ पे यही सेम चीज लिख रखी है, राइट। ये हो गया कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल। जो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको फिग है, फिग फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय वास्प, है ना। जो फिग फ्लावर है उसको वास्प पॉलिनेट करवा रहा होता है, और जो वास्प है वो अपने अंडे फिग के फ्रूट के अंदर देखो किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। देन ये आपकी बी जो है ऑर्किड फ्लावर को किस तरीके से पॉलिनेट कर रही है ये दिखाया गया है, दैट्स इट।
इसके बाद समरी एक बार हम देख लेते हैं। एज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इकोलॉजी को जो है स्टडी किया जाता है ऑफ द रिलेशनशिप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद द एबायोटिक फिजिको केमिकल फैक्टर्स और बायोटिक कॉम्पोनेंट्स यानी अदर स्पीशीज ऑफ देयर एनवायरमेंट। इट इज कंसर्न्ड विद 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज और बायोम्स। एवोल्यूशनरी चेंजेस जो हैं नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू होते हैं, टेक प्लेस एट पॉपुलेशन लेवल पे होते हैं। हेंस जो पॉपुलेशन इकोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है इकोलॉजी का। पॉपुलेशन जो है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जो कि सेम स्पीशीज हैं और एक कॉम्पिटिशन के लिए एक शेयर कर रहे हैं फॉर सिमिलर रिसोर्सेज इन अ डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया। पॉपुलेशन जो है उनके एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कि that individuals organisms do not, birth rate, death rate, sex ratio और age distribution हो गया। the proportion of different age groups of males and females जो है उसको graphically हम age pyramid से दिखाते हैं। इट्स शेप इंडिकेट करता है कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है, डिक्लाइन कर रही है या स्टेबल है, राइट। इकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो हैं ऑफ एनी फैक्टर ऑन अ पॉपुलेशन जो जनरली अफेक्ट करता है पॉपुलेशन डेंसिटी को, विच उसको हम मेजर करते हैं नंबर, बायोम, परसेंट कवर, इस सब चीज़ों से डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज़ क्या हमारी रिक्वायरमेंट है। पॉपुलेशन जो है वो ग्रो करती है अगर बर्थ या फिर इमिग्रेशन हो रहा है, और डिक्लाइन करती है अगर डेथ या एमिग्रेशन हो रहा है, ठीक है। When resources are unlimited, जब resources unlimited हैं तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती हैं, और जब वो लिमिटेड होती हैं तो लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलता है। और लॉजिस्टिक में हमारा एस शेप था और दूसरे में यानी कि हमारा जो एक्सपोनेंशियल था उसमें जे शेप था। इन ईदर केस ग्रोथ जो है वो अल्टीमेटली लिमिटेड हो ही जाती है बाय द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। जो इंट्रिंसिक रेट होता है ऑफ नेचुरल इंक्रीज को आर कहते हैं, जो कि B-D होता है, इज अ मेजर ऑफ इनहेरेंट पोटेंशियल कितना है पॉपुलेशन का ग्रो करने का। इन अ नेचर पॉपुलेशन जो है ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ हैबिटेट डू नॉट लिव इन आइसोलेशन बट इंटरेक्ट इन मैनी वेज। नेचर के अंदर पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर इन अ हैबिटेट डू नॉट लिव इन आइसोलेशन, अलग अलग नहीं रहती हैं, साथ में ही रहती हैं। इस वजह से वो काफ़ी वेज में इंटरेक्ट करती हैं आपस में। डिपेंडिंग ऑन द आउटकम दीज इंट्रैक्शंस को हम बेसिकली बिटवीन टू स्पीशीज आर क्लासिफाइड, उनको हमने क्लासीफाई किया है। कॉम्पिटिशन जहाँ पे दोनों का नुकसान है, प्रेडेशन एंड पैरासिटिज्म जहाँ पे आपका एक का फ़ायदा है दूसरे का नुकसान है, कमेंसलिज्म जहाँ पे आपका एक का फ़ायदा है एंड दूसरे का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मेंसलिज्म जिसमें एक का नुकसान है दूसरे को अगैन कुछ फर्क नहीं पड़ता, एंड म्यूचुअलिज्म यानी जब दोनों का फायदा होता है। प्रेडेशन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है थ्रू विच ट्रॉफिक एनर्जी ट्रांसफर इज फैसिलिटेटेड, एंड सम प्रेडेटर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं कंट्रोल करने में उनकी प्रे की पॉपुलेशंस को। प्लांट्स जो है उन्होंने इवॉल्व किया है डाइवर्स मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंसेस अगेंस्ट दिस हर्बीवोरी इन कॉम्पिटिशन। कंपटीशन के अंदर क्या होता है, इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट द सुपीरियर कॉम्पिटिटर जो है वो एलिमिनेट कर देगा इन्फीरियर वाले को, जिसे हम कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं, जो गोज ने दिया था। पर कुछ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो है उन्होंने अपने आप को इस तरीके से इवॉल्व किया है वो को एग्जिस्टेंस शो करती है इंस्टेड ऑफ एलिमिनेशन। सम ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग केसेज ऑफ म्यूचुअलिज्म इन द एरिया आर सीन द प्लांट पॉलिनेटर इंट्रैक्शंस, राइट। अब कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है उनको भी देख लेते हैं। इकोलॉजिकल निश क्या होता है, रोल प्लस पोजीशन ऑफ स्पीशीज इन इकोसिस्टम, यानी कि जब जिसमें हम रोल भी देख रहे हैं और साथ में उनकी पोजीशन क्या है इकोसिस्टम में वो भी चेक कर रहे हैं। इसमें इंक्लूड क्या होता है, रेंज ऑफ कंडीशंस की, कौन कौन सी कंडीशंस को वो टॉलरेट कर पा रहे हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, फंक्शनल रोल क्या है इकोसिस्टम के अंदर। इसमें की पॉइंट बेसिकली क्या आता है, एक हैबिटेट के अंदर कई सारी निश हो सकती है पर एक स्पीशीज की एक ही निश होती है, सबकी अलग अलग होती है। अगर 2 स्पीशीज की साथ में हो जाती है तो फिर उसमें कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन आ जाता है। देन बात करते हैं रामसर कन्वेंशन। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि कंजर्वेशन करती है वेटलैंड्स की। वेटलैंड्स के अंदर लेक्स, मार्शेस, रिवर्स, कोरल रीफ्स और मैंग्रोव्स आते हैं। ये बनी थी 1971 में, रामसर ईरान के अंदर है। कंजर्वेशन करती है वेटलैंड्स का, वाइस यूज करती है वेटलैंड्स का और बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करती है। रामसर साइट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए। एग्जाम्पल इंडिया के अंदर हमारे पास ये 4 एग्जाम्पल्स हैं। अष्टमुडी which is in Kerala, then Bhitarkanika which is Odisha, and Bhoj wetland which is in MP and Madhya Pradesh, and then Chandratal which is your in Himachal Pradesh. I repeat, Ashtmudi, right, and then Bhitarkanika, and then Bhoj wetland and then चंद्रताल, राइट। देन इसके 3 पिलर्स हैं कि वेटलैंड्स को कंजर्व करना है, वाइस यूज करना है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी उनको चाहिए, ठीक है।
देन क्लाइमेट चेंज जो है वो जब लॉन्ग टर्म चेंज हो जाता है वेदर पैटर्न के अंदर, उसी को कहा जाता है। इसके कोजेस क्या है, सोलर रेडिएशन, नेचुरल और ह्यूमन दोनों की वजह से हो सकता है। नेचुरली सोलर रेडिएशंस अगर बदल जाएं, वोल्केनिक eruptions हो रही हैं, देन प्लेट टेक्टोनिक्स हो रहे हैं, ह्यूमन के अंदर डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, या फिर अगर CFC, CO2, CH हो रही है, सब इंक्रीज हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। जब CO2 बढ़ता है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखता है, जिससे टेम्परेचर बढ़ता है और क्लाइमेट में चेंज दिखता है। इम्पैक्ट क्या आता है क्लाइमेट चेंज का, आइस जो है वो मेल्ट कर जाती है, सी लेवल बढ़ जाता है, फ्लड के जो एरिया चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, टेम्परेचर जो है इंक्रीज करता है, ड्रोट्स आ जाते हैं, सूखा पड़ जाता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, वाइल्ड लाइफ का रिस्क होता है, इकोनॉमिक भी काफ़ी लॉस होता है। क्लाइमेट चेंज से ह्यूमन की हेल्थ पे क्या फ़र्क आता है, हीट वेव से डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक्स और डेथ हो सकती है। देन फूड और पानी की शॉर्टेज हो सकती है, मेंटल स्ट्रेस या और PTSD हो सकता है, पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है, ओजोन डैमेज होने से लंग्स में प्रॉब्लम आ सकती है, एलर्जी हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेज हो सकते हैं, डिजीज स्प्रेड होते हैं, कौन कौन से, वाटरबोर्न, फूडबोर्न और वेक्टर बोर्न। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। नाउ इकोसिस्टम फंक्शनल यूनिट होता है नेचर का। पोंड जितना छोटा और सी जितना बड़ा हो सकता है, यानी साइज़ में ग्रेटली वेरी करता है। इकोसिस्टम के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स फिजिकल एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं। इकोसिस्टम टर्म जो दी थी वो टेंसले ने कॉइन करी थी। ग्लोबल इकोसिस्टम होता है जब हम सारे बायोस्फीयर को एक इकोसिस्टम बना ले, एक यूनिट बना ले। इसमें सारे लोकल इकोसिस्टम्स इंक्लूड होते हैं। अब हम सारा ग्लोबल इकोसिस्टम साथ में नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए हमने इसे डिवाइड कर दिया टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक के अंदर। टेरेस्ट्रियल के अंदर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट आता है। एक्वेटिक के अंदर पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, एस्चुरी आता है। एस्चुरी फ्रेश वाटर प्लस सॉल्ट वाटर होता है। मैन मेड की बात करें, मैन मेड इकोसिस्टम क्रॉप फील्ड यानी खेत और एक्वेरियम हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इस चैप्टर के अंदर इनपुट, आउटपुट और जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, इसको देखते हैं और इनका आपस में रिलेशनशिप पढ़ते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स एक इकोसिस्टम के आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ये सबसे ज़्यादा मेन कैरेक्टरिस्टिक है इकोसिस्टम की, जो कि एक तरीके से रिक्वायरमेंट भी है। अगर मैं किसी एक इकोसिस्टम की सारी प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई कर रही हूँ और फिर उनकी लिस्ट बना रही हूँ, एन्यूमरेशन कर रही हूँ, तो मैं बोलूँगी मैं वहाँ की स्पीशीज़ कॉम्पोजिशन चेक कर रही हूँ। अब जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं वो डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं, इसी को हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट में ट्रीज सबसे बड़े होते हैं, देन श्रब्स, देन हर्ब्स एंड देन ग्रासेस। ये एक स्ट्रैटिफिकेशन हो गई। अगर मैं बात कर रही हूँ इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम अगर कोई है तो इकोसिस्टम के ये 4 कंपोनेंट्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट उसमें होने चाहिए। फर्स्ट इज प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। आई रिपीट, प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। यानी कुछ प्रोड्यूस होना चाहिए और जो मरा हुआ है उसको डीकम्पोज होना चाहिए, एनर्जी का फ्लो होना चाहिए, यूनिडायरेक्शनल होता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन भी होती है। ये एक फीचर है और ये 4 इसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये चारों कंपोनेंट्स की वजह से ही इकोसिस्टम एक यूनिट की तरह फंक्शन करता है। हम यहाँ पे पॉन्ड का एग्जांपल ले रहे हैं, जो कि एक छोटा सा इकोसिस्टम है, जो कि सेल्फ सस्टेनेबल है, एक शैलो वाटर बॉडी है। यहाँ पर एबायोटिक कंपोनेंट के नाम पर पानी मिलेगा आपको, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इसमें घुले हुए होंगे, रिच सॉयल होगी जो कि बॉटम पे डिपॉजिटेड होगी, सोलर इनपुट मिलेगा, टेम्परेचर भी वेरी करेगा, डे लेंथ भी वेरी करेगी, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी वेरी करेगी। इन सब के बेसिस पे ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये सब रेगुलेट कर देते हैं कि किस रेट पे आपका पूरा पॉन्ड फंक्शन करता है। सेकेंड है यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर्स के नाम पे आपको फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी और प्लांट्स मिलेंगे। प्लांट्स 3 तरीके के हो सकते हैं, फ्लोट करते हुए पानी में, सबमर्ज्ड और मार्जिनल। जो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, जो सबमर्ज्ड हैं और जो मार्जिन पे मिलेंगे, जो कि एजेस पे मिलेंगे। कंज्यूमर्स की बात करूँ, कंज्यूमर्स के नाम पे आपको जू प्लैंक्टन मिलेगा। जू प्लैंक्टन 2 तरीके के हो सकते हैं, जो फ्रीली स्विम कर रहे हैं और जो बॉटम ड्वेलिंग है, यानी जो ऊपर ऊपर ऐसे स्विम कर रहे हैं और कुछ जो बॉटम के अंदर आते हैं।
फिर डिकम्पोजेस के नाम पे आपको बॉटम के अंदर फंजाई, बैक्टीरिया और फ्लैजेलेट्स मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ, ये जो आपका पॉन्ड है, ये सिस्टम है जो कि सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है जो एक इकोसिस्टम करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन बाय द ऑटोट्रॉफ्स। और जो ऑटोट्रॉफ्स का खाना है वो हेटरोट्रॉफ्स खा भी रहे हैं, डिकम्पोजिशन भी हो रहा है, मिनरलाइजेशन भी हो रहा है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है और हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, लोअर से हायर की तरफ जो है एनर्जी का फ्लो होता है और यहाँ पे हीट के फॉर्म के अंदर एनर्जी लूज भी होती है। इसके बाद है प्रोडक्टिविटी। एक कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट किसी भी इकोसिस्टम को, ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर पाए। प्राइमरी प्रोडक्शन होता है कि एक प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस करके कितना अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस करा इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम, तो ये उनकी प्राइमरी प्रोडक्शन हो जाती है। बायोमास यानी लिविंग मास। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन द टर्म्स ऑफ वेट, है ना, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, या फिर एनर्जी की फॉर्म में भी कर सकते हो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं बात करूँ बायोमास जिस रेट से प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रोडक्टिविटी होता है। इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये दोनों यूनिट्स यूज़ होते हैं जब हम इकोसिस्टम्स का आपस में कंपैरिजन कर रहे होते हैं। प्रोडक्टिविटी आपकी दो तरीके की हो सकती है, जीपीपी, एनपीपी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्लांट्स जितना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं जितनी रेट पे, वो सारा आपकी ग्रोस में आता है, जितनी भी उन्होंने टोटल करी। अब जितनी वो टोटल प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें से खुद के लिए भी तो वो कुछ यूज़ कर रहे हैं, बच तो फिर यही वाली रही है ना आपके पास। अब जो बच रही है वो एनपीपी है, यानी फॉर एग्जांपल ये आपके पास जीपीपी थी पूरी, ठीक है, इसमें से ये उन्होंने अपने लिए यूज़ किया आर, जो अब बच गया ये वाला एरिया इज़ एनपीपी, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। जीपीपी माइनस आर इज एनपीपी, और एनपीपी वो अवेलेबल बायोमास है जो कि हेटरोट्रॉफ्स के लिए बचता है। जीपीपी वो था जो टोटल था, जो ऑटोट्रॉफ्स का भी था और हेट्रो का भी था। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात करूँ तो फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो नया ऑर्गेनिक मैटर, हेटरोट्रॉफ्स ने उनको खाया ऑर्गेनिक मैटर को, और जो उनकी बॉडी में नया ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होता है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। वो डिपेंड करती है कौन सी प्लांट की स्पीशीज़ थी, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में, वहाँ के एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे थे, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कितने मिल रहे थे, प्लांट की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कितनी थी। इसलिए हर इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी डिफरेंट हो सकती है। अगर हम बात करें ओशियंस की क्यों इतनी कम होती है, वो हम यहाँ देखेंगे क्यों कम होती है। देखो टोटल ना 170 बिलियन टन्स हमारी एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी है पूरे बायोस्फीयर की, जिसमें से 55 बिलियन टन्स ओशन की है, जबकि ओशन 70% लैंड 70% एरिया कवर करता है हमारी अर्थ का। फिर भी उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी कम है अगर हम टोटल के अकॉर्डिंग देखें। और लैंड की 115 बिलियन है जो बच गया, राइट। लैंड सिर्फ 30% एरिया कवर करे। ऐसा क्यों है कि ओशंस में इतनी कम है, ऐसा क्यों है, उसके लिए रीजन है लिमिटेड लाइट आ रही है पानी के अंदर, डीप न्यूट्रिएंट की लिमिटेशंस होती है, डाइल्यूशन इफेक्ट और टेम्परेचर का इफेक्ट, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं डीकम्पोजिशन क्या होता है। जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोजर्स तोड़ कर इनऑर्गेनिक सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, वही आपका डीकम्पोजिशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे CO2, वाटर और न्यूट्रिएंट्स की मैं बात कर रही हूँ, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसमें इन्होंने कन्वर्ट करा, ठीक है। अब जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो उन्होंने लिया, उनका रो मटेरियल डेट्राइटस होता है। डेट्राइटस क्या होता है, डेड प्लांट रिमेन्स भी हो सकता है, लीव्स, बार्क्स, फ्लावर्स, ठीक है, या फिर एनिमल का डेड रिमेन या फिर फीकल मैटर भी हो सकता है। फिर हम बात करते हैं अर्थवॉर्म की। अर्थवॉर्म जो है यही ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का या मैटर का, और सॉइल को लूज भी करता है, लूजनिंग करता है, इसीलिए इसको फार्मर्स फ्रेंड हम कहते हैं। अगर हम डीकम्पोजिशन करा रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए। फ्रेगमेंटेशन यानी चीज़ों का टूटना, लीचिंग यानी उनका ज़मीन में समा जाना, मिट्टी में समा जाना, कैटाबॉलिज्म अगर केमिकल्स के साथ किसी को तोड़ा जा रहा है, ह्यूमिफिकेशन अगर ह्यूमस इकट्ठी हो रही है, राइट। इनकी कोई सीक्वेंस नहीं होती, जस्ट रैंडमली होते हैं।
इसके अलावा एक मिनरलाइजेशन भी है, वो यहाँ पे ना थोड़ा कट गया, नीचे मिनरलाइजेशन भी आएगा, ठीक है। 5 होते हैं बट इनका कोई सीक्वेंस नहीं होता। यहाँ पे हम समझते हैं होता क्या है। डेट्राइटिस जो होता है आपका, उसको डेट्रिटिवोर्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थवर्म, इन्होंने इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया, इसी को हमने फ्रेगमेंटेशन बोला। अब जब इन्होंने तोड़ा तो कुछ ऐसा हो सकता है ना, जैसे लीफ था उसको तोड़कर कुछ कुछ ऐसा ऐसा बन गया, जिसमें से कुछ पार्टिकल्स जो थे वो तो पूरे तरीके से टूट गए, यानी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ही बन गए जो कि पानी में सॉल्युबल होते हैं। वो तो ना मिट्टी में प्रेसिपिटेट कर गए, यानी अनअवेलेबल सॉल्ट बन गई, जिसे हम लीचिंग बोल दिया। अब जो कुछ डेट्राइटिस ही था बस छोटा हो गया, यानी वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में सिंप्लीफाई नहीं हुआ, उसको क्या होगा, उसके ऊपर बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स आएंगे और वो कैटाबॉलिज्म कराकर उसका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बना देंगे। इसके अलावा बात करें ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, जब डार्क कलर का एमोर्फस सब्सटेंस एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाए, क्योंकि हमारे पास ह्यूमस होता है तो हमने उसे बोल दिया ह्यूमिफिकेशन। अब जो ह्यूमस है ना, ये रेजिस्टेंट होता है माइक्रोब्स को, यानी माइक्रोब्स के रेजिस्टेंट होता है। अब ऑब्वियसली अगर वो माइक्रोब्स के रेजिस्टेंट है तो उसकी डिकम्पोजिशन रेट भी स्लो हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोब्स तो करते हैं। अब क्योंकि इनका डिकम्पोजिशन रेट बहुत स्लो है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, बट न्यूट्रिएंट्स जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं वो उसका डिकम्पोजिशन हो ही नहीं रहा है, तो फिर एक तरीके से रेजर्वोयर है, बहुत ही स्लो डिकम्पोजिशन होता है इनका, तो ये एक रेजर्वोयर की तरह काम करते हैं जो कि थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते रहते हैं। ये डिग्रेडेड करते हैं माइक्रोब से और फिर हमें यहाँ से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं। इसी प्रोसेस को हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। इम्पॉर्टेंट बात है कि सारे स्टेप्स साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, कोई सीक्वेंस नहीं है। हो सकता है कि एक लीफ के बहुत सारे फेट हो सकते हैं, जब कोई लीफ नीचे गिरा, डेट्राइटिस बन गया, तो हो सकता है उसको कोई एनिमल या इंसेक्ट ही खा जाए, या हो सकता है उसके तोड़कर उसके न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल के अंदर लीच आउट हो जाए, या हो सकता है उसके ऊपर डिकम्पोजर्स एक्ट करें और फिर से डिकम्पोजर्स एक्ट करें, फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म, बैक्टीरिया, सॉइल माइट्स या फिर फंजाई, ठीक है। अब जो फंजाई बैक्टीरिया होते हैं ना, इनको हम सेप्रोट्रॉफ में कंसिडर करते हैं, और अर्थवर्म को हम डेट्रिटिवोर। अर्थवर्म को भी डेड में फीड नहीं करता, वैसे दीज टर्म्स आर वेरी वेरी इंटर रिलेटेड, बट स्टिल ये डायग्राम आप देख सकते हैं बहुत ध्यान से। इसके बाद हम देखते हैं डीकम्पोजिशन जब हम करा रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, यानी ऑक्सीजन चाहिए होता है हमें, क्योंकि एरोबिक प्रोसेस होता है। पर इसका जो रेट है डीकम्पोजिशन का, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटिस, यानी डेट्राइटिस की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है उस पर तो डिपेंड करेगा ही, और क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा। क्लाइमेटिक फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर या फिर सॉइल का मॉइस्चर। अगर मैं बात करूँ डेट्राइटिस अगर लिग्निन या काइटिन यानी हार्ड मटेरियल का बना, तो ऑब्वियसली उसकी डिकम्पोजिशन स्लो होगी। अगर वो नाइट्रोजन या पानी की सॉल्युबल सब्सटेंसेस से बना है, फॉर एग्जांपल शुगर, तो उसकी डिकम्पोजिशन फास्ट होगी। क्लाइमेट में भी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर एक तो आपका टेम्परेचर पे, एक आपका सॉइल मॉइस्चर पे। अगर आपका टेम्परेचर कम है और टेम्परेचर ज़्यादा है और मॉइस्चर ज़्यादा है, तो फिर आपका डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, यानी वार्म और मॉइस्ट में फास्ट होगा। लो टेम्परेचर और लो ऑक्सीजन के अंदर आपका डिकम्पोजिशन कम होगा, क्योंकि इसमें आपका ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप होता रहेगा। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे डिकम्पोजिशन के। इसके बाद हम बात करते हैं एक डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़कर सारे जो इकोसिस्टम है उनके लिए सन ही ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। अब जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन गिरती हैं उसमें सिर्फ 50% ही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है, बाकी की 50 तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, कभी गैसेस, कभी रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है ना। अब उसमें से भी जो 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, उसमें से भी सिर्फ 2 से 10% ही फोटोसिंथेसिस के लिए कैप्चर कर पाता है प्लांट। तो अगर हम ऐसे देखें तो इंसिडेंट का तो सिर्फ 1 से 5% ही कैप्चर कर पाया, तो प्लांट ने तो सिर्फ 2 to 10% ऑफ पार, या फिर कह लो 1 to 5% ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन उसने कैप्चर करी। ये तो उसका जीपीपी था, तो टोटल उसने कवर किया। उसके बाद कुछ उसने खुद के ऊपर भी लगा दी, है ना, लॉसेज हुए, जो बच गया वो एनपीपी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर देखो, ऑल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सारे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली प्लांट्स पे यानी प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। उसके बाद ये कहते हैं कि इसमें ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सेकंड लॉ दोनों लगते हैं। फर्स्ट लॉ तो कहता है कि एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय, एग्जैक्टली तभी तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, क्योंकि एनर्जी तो सन के पास है और फिर वहीं से आगे आगे शिफ्ट होती है।
दूसरा लॉ ये कहता है कि हमें कांस्टेंट ना सप्लाई देनी पड़ती है एनर्जी की, ताकि जो हम बनाना चाहते हैं वही मॉलिक्यूल बने, क्योंकि यूनिवर्स की टेंडेंसी होती है जो हम बनाना चाहते हैं उसका उल्टा करने की। तो उस उल्टे को अगर मुझे काउंटर बैलेंस करना है तो फिर मुझे सीधा जाने के लिए और एनर्जी चाहिए होगी, तो वही एनर्जी हम हीट की फॉर्म में लूज़ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है जैसे मानो प्लांट के पास 100 किलो जूल्स है, तो अगली जो बंदा उसे खाएगा उसके पास सिर्फ 10 किलो जूल्स ही जाती है एनर्जी, बिकॉज ओनली 10% एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है, बाकी सारी लॉस हो जाती है। और 1% सन से तो सिर्फ 1% ही आती है प्लांट्स के पास, बाकी 10% ऐसे शिफ्ट होती है, बाकी 90% लूज़ हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम एक टर्म पढ़ते हैं स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब क्या होता है? स्टैंडिंग क्रॉप की अगर मैं बात करूं तो वो है कि एक ट्रॉफिक लेवल, एक स्पेसिफिक ट्रॉफिक लेवल के अंदर कितना बायोमास प्रेजेंट है, इस ट्रॉफिक लेवल का कितना बायोमास प्रेजेंट है पर यूनिट एरिया। ठीक है, या फिर मैं बात कर रही हूँ अगर स्टैंडिंग स्टेट की, तो उसका मतलब होता है कि सॉइल के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो हर्बीवोर्स हैं आपके पास। अच्छा, क्योंकि सब कुछ आपस में इंटरडिपेंडेंट है, इसी वजह से आपकी फूड चेन या वेब भी बन पाया। कोई भी एनर्जी किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हमेशा के लिए स्टोर नहीं हो सकती है, वो कहीं ना कहीं से रिलीज़ होगी। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो फिर उससे क्या बिगिन होता है? DFC यानी डेट्राइटिस फूड चेन होती है शुरू। ठीक है, जो हर्बीवोर्स होते हैं आपके, हर्बीवोर्स आपके इंसेक्ट्स, बर्ड्स और मैमल्स हो सकते हैं। इंसेक्ट्स, बर्ड्स और मैमल्स हो सकते हैं अगर मैं टेरेस्ट्रियल की बात कर रही हूँ। मोलस्क्स हो सकते हैं अगर मैं एक्वेटिक की बात कर रही हूँ। ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है? ये प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, प्राइमरी सोर्स सन होता है इसकी एनर्जी का, और साइज ऑफ फूड चेन काफ़ी लंबा हो सकता है। ठीक है, और उसके डेट्राइटिस फूड चेन की बात करूँ तो छोटी फूड चेन होती है ये। इसका सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ये शुरू होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर से। इसमें मेनली डीकम्पोजर्स करते हैं जो कि हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फंजाई, बैक्टीरिया, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट हो गया है ना। ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स को ये इनऑर्गेनिक सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ एक्वेटिक सिस्टम में, एक्वेटिक सिस्टम के अंदर GFC ही मेजर रोल प्ले करता है एनर्जी को फ्लो करने में। एनर्जी के फ्लो में सिर्फ मेनली GFC यानी ग्रेजिंग फूड चेन काम करती है। टेरेस्ट्रियल की अगर मैं बात कर रही हूँ यानी लैंड पे DFC ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है GFC से। ठीक है, इसके बाद आता है सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ DFC आर प्रे टू द GFC एनिमल एंड इन नेचुरल इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल इसीलिए DFC और GFC आपस में कनेक्ट भी हो जाती है। कभी कभी क्या होता है ना, ये अर्थवॉर्म यानी जो डेट्राइटस ने जिस पे फीड करना था ना वही किसी का प्रे था, तो क्या हुआ, डेट्राइटस ने इस पे फीड किया। ठीक है, डेट्राइटस ने इसको खाया, अर्थवॉर्म ने एक सेकेंड, स्नेक ने फ्रॉग को खाया, फ्रॉग ने अर्थवॉर्म को खाया, और अर्थवॉर्म को डेट्राइटस ने खाया। ठीक है, तो जब ऐसे कनेक्ट हो जाती है DFC और GFC, ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद एक कंट्रोवर्सी आती है जो कि आपके पास आती है कि कुछ एनिमल्स तो ओमनीवोरस होते हैं, है ना, कुछ एनिमल्स ओमनीवोरस होते हैं, तो उनको हम कहाँ पे प्लेस करें फूड चेन के अंदर, है ना, उनको कहाँ पे प्लेस करा जाए? यहाँ पर। तो ट्रॉफिक लेवल होता क्या है देख लेते हैं, कि वो क्या न्यूट्रिशन यानी उनका सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उसकी बेसिस पे हम उसको प्लेस कर सकते हैं ट्रॉफिक लेवल पे। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर ने, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्जरी ने। यहाँ पे हमने इसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बोला, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे प्लांट्स है, यहाँ पे आपके पास हर्बीवोर्स है, यहाँ पे कार्निवोर, यहाँ पे टॉप कार्निवोर। ठीक है, इनको आगे कोई नहीं खाता क्योंकि एनर्जी लॉस की वजह से, है ना। मैनलाइन यहाँ का बर्ड्स, फिशेस, वुल्व्स, यहाँ का जू प्लैंक्टन, ग्रास होपर, काओ, यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्री, हर्बेशियस, वुडी प्लांट्स, एल्गी, है ना। इसके बाद की अगर मैं बात करती हूँ तो हमें यहाँ पे मिलता है ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल डिपेंड्स ऑन दोज एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल पे, उन पे वो डिपेंड करते हैं फॉर देयर एनर्जी डिमांड्स। ठीक है, हर एक ट्रॉफिक लेवल जो होता है उसका एक स्टैंडर्ड सर्टेन मास होता है, उसी को हम स्टैंडिंग क्रॉप बोल देते हैं। फ्रेश और ड्राई वेट हम यहाँ पर लेते हैं। द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन द ग्रीजिंग फूड चेन इज रिस्ट्रिक्टेड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलोज 10% लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ।
ये डायग्राम देखिए, सन से कुछ उड़ी, फिर यहाँ पे आई, फिर कुछ उड़ी, फिर नेक्स्ट पे उड़ी, नेक्स्ट पे उड़ी, नेक्स्ट पे, एंड यहाँ पे हर चीज़ को डिकम्पोज किया, यहाँ पे भी डिकम्पोज किया, उड़ी, डिकम्पोज किया, उड़ी, डिकम्पोज किया, उड़ी, डिकम्पोज किया, उड़ी, ठीक है ना। फिर लास्ट आता है बस इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये 3 तरीके के हो सकते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसमें आपको ना मेनली यही करना है, कोई भी आपको कैलकुलेशन करनी है तो आपको उस ट्रॉफिक लेवल के सारे ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करना है। कोई भी जनरलाइजेशन आपकी फेल हो जाएगी। अगर आपको उसे ट्रू करना है तो आपको सारे के सारे इंडिविजुअल्स को लेना पड़ेगा एक ट्रॉफिक लेवल के अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है ऑल्सो गिवन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन वन। हाँ, ये देखो एक कंट्रोवर्सी आ गई कि एक गिवन ऑर्गेनिज्म मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल को भी बिलोंग कर सकता है। तो फिर इससे हमें प्रॉब्लम आती है कि मुझे कहाँ पर प्लेस करें, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं, देखो यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर की मैं बात कर रही हूँ। तो ग्रासलैंड में अपराइट आता है, एक्वेटिक में भी अपराइट आता है नंबर का, ट्री और फॉरेस्ट वाले में स्पिंडल या फिर इन्वर्टेड आता है। स्पिंडल आपने बेस्ट ऑप्शन। पिरामिड ऑफ बायोमास की मैं बात कर रही हूँ, बायोमास की, ठीक है, बायोमास की। तो ग्रासलैंड में वो भी अपराइट आएगा, एक्वेटिक में इन्वर्टेड आता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन का जो बायोमास है वो बहुत कम होता है इसलिए, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ही अपराइट आता है, चाहे कोई भी केस हो जाए हमेशा अपराइट आएगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर की मैं बात कर रही हूँ तो ग्रासलैंड के अंदर अपराइट, एक्वेटिक में अपराइट, ट्री और फॉरेस्ट में स्पिंडल या इन्वर्टेड। पिरामिड ऑफ बायोमास ग्रासलैंड का अपराइट, एक्वेटिक का इन्वर्टेड, और पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, ठीक है ना। इसके बाद मैं बात करती हूँ लिमिटेशंस क्या हैं इकोलॉजिकल पिरामिड की। तो ये हैं, जो एक स्पीशीज़ है वो 2 लेवल्स को भी बिलोंग कर सकती है, यानी एक से ज़्यादा लेवल को बिलोंग कर सकती है। और जो फूड चेन होती है वो एग्जिस्ट असल में तो करती नहीं है नेचर में, तो हमने बना ली फूड चेन। असल में देयर इज़ नो फूड चेन, सिर्फ फूड वेब होता है। और नो प्लेस फॉर सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स कितना इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करते हैं, फिर भी उनको कोई जगह ही नहीं दी गई। इसके बाद यहाँ पर समरी है, ये समरी ज़रूर रीड करना, वेरी इंपॉर्टेंट, सारा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखी है, मैं बता देती हूँ। अगर आपके पास आ जाए डीकम्पोजिशन के अंदर कितने प्रोसेसेस लगे, 3, हमने पता है वही 3 को करना है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबॉलिज्म को, इन तीनों को करना है। मिनरलाइजेशन और ह्यूमिफिकेशन अलग है ना। इसके बाद मैं बात कर रही हूँ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या होता है? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग 2 तरीके की हो सकती है, गैसियस और सेडिमेंट्री। अगर आपका गैसियस के अंदर, अगर गैस में ही न्यूट्रिएंट साइकिल हो रहा है तो एटमॉस्फेयर जो है आपका वो रिजर्वोयर की तरह काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एटमॉस्फेयर या फिर पानी आपका काम करेगा रिजर्वोयर के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन, ठीक है। कार्बन की जब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग चलती है तो फिर वो गैसियस होती है, यानी एटमॉस्फेयर पानी रिजर्वोयर की तरह एक्ट करता है कार्बन के। सेडिमेंट्री वो जहाँ पे अर्थ की क्रस्ट रिजर्वोयर की तरह काम कर रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉस्फोरस की जो साइकिल होती है उसमें आपका अर्थ की क्रस्ट काम करती है। कार्बन की साइकिल गैसियस होती है, यानी कि उसमें एटमॉस्फेयर या हाइड्रोस्फेयर आपका रिजर्वोयर की तरह एक्ट करता है। सेडिमेंट्री यानी अर्थ की क्रस्ट, फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस, ठीक है, दैट्स इट। उसके अलावा एक लास्ट पॉइंट है, इकोसिस्टम के जो भी प्रोसेसेस हुए हमने देखे, उनके जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम इकोसिस्टम सर्विस कहते हैं। इकोसिस्टम में जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, चाहे डीकम्पोजिशन है, प्रोडक्शन है, एवरीथिंग है ना, साइकिल है, एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी, इंटर रिलेशन, सब कुछ जितना भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, इन सब की जो प्रोडक्ट आ रहा है वो इकोसिस्टम की सर्विस है। फॉर एग्जाम्पल प्योरिफिकेशन ऑफ एयर, वाटर एंड फॉरेस्ट, ठीक है। तो विच इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसके अंदर हम स्टार्टिंग के अंदर यही पढ़ते हैं कि यहाँ पे मोर देन 20,000 स्पीशीज़ है एंट्स की, मोर देन 3 लाख स्पीशीज़ है बीटल्स की, मोर देन 28,000 स्पीशीज़ है फिशेस की, एंड मोर देन 20,000 स्पीशीज़ प्रेजेंट है ऑफ ऑर्किड्स। मोर देन 20,000 फॉर एंट्स, 3 लाख से भी ज़्यादा बीटल्स की, 28,000 से भी ज़्यादा फिशेस की, एंड 20,000 से भी ज़्यादा ऑर्किड्स की फिशेस जो है, ऑर्किड्स की स्पीशीज़ जो है वो प्रेजेंट है। Earth, the first thing that would amaze and baffle him would most probably be the enormous diversity of the life.
एंड देन यही सब कुछ दिया रखा है। एडवर्ड विल्सन जो हैं वो सोशियो बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पॉपुलराइज करा था इस टर्म बायोडाइवर्सिटी को, यानी बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है इसको पॉपुलराइज किया था एडवर्ड विल्सन जो कि एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे, राइट यहाँ पे यही लिख रखा है। देन बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है। जब एक सिंगल स्पीशीज कितनी डाइवर्स है उसके जेनेटिक लेवल पे, तब हम कहते हैं उसी को जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। एक सिंगल स्पीशीज की भी कितनी ज़्यादा आगे डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है जेनेटिक लेवल पे। जैसे फॉर एग्जांपल रोवोल्फिया वोमिटोरिया की बात करें तो एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि हिमालयन रेंजेस में मिलता है। इसके अंदर कंसनट्रेशन ऑफ रेजरपाइन जो है ना हर के अंदर डिफरेंट होती है। रेजरपाइन एक एक्टिव केमिकल है जिसकी कंसनट्रेशन जो है वो डिफरेंट होती है। और इंडिया के अंदर बात करूँ, सिर्फ इंडिया में राइस के हमें 50,000 स्ट्रेन्स मिलते हैं, उससे भी ज़्यादा स्ट्रेन्स मिलते हैं। और मैंगो की भी हमारे पास 1000 वेराइटीज़ हैं मैंगो की भी। सिर्फ मैंगो जो कि मैंजिफेरा इंडिका है उसकी ही 1000 वेराइटीज़ है और राइस के स्ट्रेन्स हमारे पास 50,000 से भी ज़्यादा हैं। देन स्पीशीज़ डाइवर्सिटी होती है कि किस एज जैसे कहीं पे कितनी ज़्यादा टाइप की स्पीशीज़ हमें मिलती हैं। तो एम्फीबियन स्पीशीज़ की अगर मैं बात कर रही हूँ यानी कि तो वो मेरे पास होती हैं वेस्टर्न घाट्स में मुझे ज़्यादा मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। तो एम्फीबियन स्पीशीज़ जो है वो वेस्टर्न घाट्स में मुझे ज़्यादा मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। देन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की मैं बात करूँ तो पूरा यानी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज़्यादा कहाँ पे मिलेगी, हमें इंडिया में मिलेगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्वे जो कि एक स्कैंडिनेवियन कंट्री होती है। देन बात करते हैं यहाँ पर क्या लिख रखा है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर। With its desert, rainforest, mangroves, coral reefs, wetlands, estuaries, and alpine meadows has a greater ecosystem diversity than a Scandinavian country like a Norway। यानी हमारे पास कितनी तरीके के इकोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, राइट। कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर रेन फॉरेस्ट है, इतने सारे डिफरेंट हैं। दैट्स वाई हम जो है इकोलॉजिकली ज़्यादा डाइवर्स हैं। इट हैज़ टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन टू एक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर, बट वी कुड लूज ऑल दिस वेल्थ इन लेस देन 2 centuries। यानी सिर्फ 200 सालों से भी कम में हम सारी वेल्थ लूज कर सकते हैं इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ स्पीशीज का लॉस अगर कंटिन्यू रहता है तो। देन बात करते हैं कितनी स्पीशीज़ अर्थ के ऊपर हैं, कितनी इंडिया के अंदर हैं। तो बात करें IUCN 2004 के अंदर प्लांट एनिमल स्पीशीज़ को डिस्कवर किया था विच वाज 1.5 मोर देन 1.5 मिलियन है इनके अकॉर्डिंग। प्लांट एनिमल की जो स्पीशीज़ हैं वो 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा हमने डिस्कवर कर रखी हैं, जो हमने डिस्क्राइब कर रखी है। IUCN कौन है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 2004 के अंदर ये बने थे। एंड इन्होंने 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा प्लांट एनिमल की स्पीशीज़ को डिस्कवर कर रखा है। इनवर्टिब्रे जो बेसिकली इन्वेंट्रीज स्पीशीज़ की कितनी इन्वेंट्रीज है टेम्परेट रीजन के अंदर ज़्यादा कंप्लीट है एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल। यानी टेम्परेट में हमने जितनी थी उतनी उसमें से काफ़ी ज़्यादा हम ढूंढ चुके हैं, पर ट्रॉपिकल में भी बहुत कुछ रहता है। एक्सट्रीम एस्टिमेट्स जो थे, कुछ एक्सट्रीम एस्टिमेट्स लगाए गए थे कि टोटल डाइवर्सिटी टोटल स्पीशीज़ बेसिकली 20 से 50 मिलियन है। पर जो कंजर्वेटिव और साइंटिफिक एक एस्टिमेट था वो रॉबर्ट मे ने लगाया था। उन्होंने बोला था कि जो ग्लोबल स्पीशीज़ हैं वो हमारे पास 7 मिलियन के अराउंड होंगी, राइट। तो एक्सट्रीम क्या थी 20 से 50 मिली, पर रॉबर्ट मे ने सही लगाया था जो कि थोड़ा साइंटिफिक लगता है हमें, 7 मिलियन, राइट। देन बात करें डाइवर्सिटी, प्लांट के जो टोटल डाइवर्सिटी है उसमें से प्लांट्स की 22% और एनिमल्स की 70% और मोर देन 70% है एनिमल्स की, और उसमें से भी 70% तो इंसेक्ट्स की है उन 70% में से, राइट। तो प्रोकैरियोट्स का हम एस्टिमेट इसके अंदर नहीं लगाते क्योंकि प्रोकैरियोट्स बहुत सारे होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ के अंदर आता है। हमारे पास 2.4% लैंड है दुनिया की, बट 8.1% बायोडाइवर्सिटी हमारे पास है। दैट मीन्स हम बहुत ज़्यादा मेगा डाइवर्स कंट्री में आते हैं। तो 45,000 स्पीशीज़ की स्पीशीज़ प्लांट्स के डिस्कवर हो चुके हैं, 90,000 स्पीशीज़ एनिमल्स के डिस्कवर हो चुके हैं फ्रॉम द इंडिया। सिर्फ इंडिया में से 45,000 प्लांट के और 90,000 एनिमल्स के डिस्कवर हो चुके हैं। रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग, अगर रॉबर्ट मे के एस्टिमेट को हम टोटल मान लें तो हमने 22% ही डिस्कवर किए हैं। यानी कि अभी भी इंडिया में से 1 लाख से ज़्यादा प्लांट स्पीशीज़ और डिस्कवर होनी रहती हैं, 3 लाख से ज़्यादा एनिमल अभी डिस्कवर होने रहते हैं।
तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज़ जो है उसे रिकॉर्ड किया है, वाइल प्लांट्स इंक्लूडिंग एल्गी फंजाई ब्रायोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स उनमें सिर्फ 22% ही आ रहा है। आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स 7 इंसेक्ट्स होते हैं, राइट। द नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द combined total of the species of fishes, amphibians, reptiles और mammals। कि जो फंजाई स्पीशीज़ हैं, नंबर कितने टोटल, स्पीशीज़ की बात हो रही है, नंबर की नहीं, राइट। तो उनकी जो स्पीशीज़ है वो वर्ल्ड के अंदर वो ज़्यादा है, अगर मैं मिला दूँ स्पीशीज़ फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स की। तो अगर यहाँ पे बात करें इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर देखो तो इंसेक्ट्स जो हैं कितना 70% ले रही हैं, अदर एनिमल ग्रुप्स, और मोलस्क्स और क्रस्टेशियंस कुछ इतने ले रहे हैं, राइट। देन वर्टिब्रेट्स में बात करें तो फिशेज़ आदि ले रही हैं, देन मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। प्लांट्स में बात करें तो हमें पता है फंजाई जो है वो ज़्यादा पार्ट ले रही है, राइट। देन बात करें मोसेस की, एंड देन फोन्स एंड एलियंस की, फोन्स एंड एलाइज की बेसिकली, एंड देन एंजियोस्पर्म्स की, एंड देन यहाँ पे ये एल्गी है, एंड देन लाइकन्स की बहुत कम है, राइट। ये सारा हो गया हमारी ये रिप्रेजेंटेशन, राइट। देन आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सूटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग, यानी जो कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड्स हैं वो नहीं है सूटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग द माइक्रोबियल स्पीशीज, एंड मेनी स्पीशीज आर सिंपली नॉट कल्चरलेबल अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। अगर हम बायोकेमिकल, इफ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया ऑफ डिलिनेटिंग द स्पीशीज ऑफ दिस ग्रुप, देन द डाइवर्सिटी अकेली ही मिलियंस के अंदर रन करेगी। यानी अगर हम इनको भी इंक्लूड कर लें, बैक्टीरिया वगैरह को, यानी प्रोकैरियोट्स को, तो इनकी अकेली डाइवर्सिटी ही मिलियंस के अंदर अकेली ही हो जाएगी, राइट। देन बात करी है डाइवर्सिटी जो है काफ़ी अनइवन है, तो यहाँ पर हम देखें तो ट्रॉपिकल, इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिकल होता है, देन सब ट्रॉपिकल होता है, देन टेम्परेट, और उसके ऊपर आर्कटिक रीजन होता है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं तो डाइवर्सिटी हमारी कम होती जाती है। देन बात करें जो 23.5 डिग्री टू 23.5 डिग्री साउथ वाला रीजन है, यानी जो ये वाला रीजन होता है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल वाला, उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट या पोलर रीजन के अंदर। देन हमने बात करी है यहाँ पर कि ट्रेन मैन पावर यानी टेक्सोनॉमिस्ट एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब, द सिचुएशन अपीयर्ड मोर होपलेस व्हेन वी रियलाइज दैट अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दीज स्पीशीज फेस द थ्रेट ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट इवन बिफोर वी डिस्कवर देम। यानी हम अगर सोचते हैं कि हम इन सबको डिस्कवर करना चाहते हैं तो ये बहुत मुश्किल काम लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा मैन पावर लगेगी। बट ये हमारा जो डर है कि हम उससे पहले उनको डिस्कवर करें, उससे पहले वो एक्सटिंक्ट ही हो जाएंगी, ये बहुत बड़ा डर है, और ये ऐसा सच में हो भी रहा है। तो यहाँ पे लाइन लिखी है जो कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिख रखी है यूट्यूब के, नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल्स ऑफ ऑल द बुक्स स्टॉक देयर, राइट। कितनी ब्यूटीफुल लाइन लिख रखी है। देन हमने यहाँ पे यही बात करी कि इस तरीके से बात कर रखी है। देन यहाँ पे थोड़ा डेटा ही ज़्यादा है। कोलंबिया के अंदर बात करें जो कि नियर इक्वेटर प्रेजेंट है, तो वहाँ पे 1400 बर्ड की स्पीशीज़ मिलती हैं। न्यूयॉर्क की बात करें जो कि 41 डिग्री नॉर्थ पे, वहाँ पे कम होगी, देखो यहाँ पे 1400, यहाँ पे 105 रहेगी। देन ग्रीनलैंड जो कि और ऊपर चले गए, वो 56 ही रहेगी वहाँ पे। इंडिया में बात करें जो कि ट्रॉपिकल के अंदर है, तो वहाँ पे 1200 स्पीशीज़ हैं। इससे कम है क्योंकि ये तो बिल्कुल इक्वेटर के पास है ना, और इसमें इंडिया में 1200 है, राइट। तो इक्वेटर जो है वो ज़्यादा बेसिकली मोर स्पीशीज़ हैं, 10 टाइम्स मोर स्पीशीज़ ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स इक्वेटर में एज कम्पेयर टू मिड वेस्ट ऑफ यूएस। मिड वेस्ट ऑफ यूएस क्योंकि टेम्परेट है और ये ट्रॉपिकल रीजन है। देन अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट की बात है जो कि ट्रॉपिकल है और साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है, तो वहाँ पर 40,000 स्पीशीज़ प्लांट्स की हैं, 3,000 स्पीशीज़ फिशेस की हैं, और 1300 स्पीशीज़ वहाँ पे बर्ड्स की हैं, 427 मैमल्स की हैं, 427 ही एम्फिबियंस की हैं, 378 रेप्टाइल्स की हैं, 1,25,000 इन्वर्टिब्रेट्स की हैं, 2 मिलियन तो इंसेक्ट्स की हैं जो कि येट टू डिस्कवर्ड है। 2 मिलियन इंसेक्ट्स की वहाँ पर येट टू डिस्कवर्ड है, ये सब हो चुकी हैं, है ना। ये सब हो चुकी है। एंड देन यहाँ पर ये जो 2 मिलियन इंसेक्ट की है वो भी येट टू बी डिस्कवर्ड है। देन बात करी गई है रीज़न फॉर हाई बायोडाइवर्सिटी। ट्रॉपिकल रीजन में इतनी हाई बायोडाइवर्सिटी है, इसका रीज़न क्या है? पहला तो स्पेसिएशन, यानी उनको टाइम जो है वो ज़्यादा लगा है। ट्रॉपिकल रीजन जो है वो अनडिस्टर्ब्ड रहा है फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो उनको ज़्यादा टाइम मिल गया इवॉल्व करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड टेम्परेट रीजन के अंदर ग्लेशिएशंस होते थे, इस वजह से सारी वहाँ पे ख़त्म हो जाती थी, और वहाँ पर
बेसिकली वो डिस्टर्ब एरिया था, राइट। तो टाइम उसको ज़्यादा मिला है ट्रॉपिकल रीजन को, इस वजह से। सेकेंड, एनवायरनमेंट, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट जो है लेस सीजनल है, रिलेटिवली कॉन्स्टेंट है और प्रिडिक्टेबल है, जिसकी वजह से निश स्पेशलाइजेशन जो है वो प्रमोट हो पाई है और स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी वहाँ पे बढ़ी है। उसके बाद सोलर एनर्जी, क्योंकि ट्रॉपिकल में सोलर एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, तो डाइवर्सिटी भी इनडायरेक्टली ज़्यादा ही होगी, राइट। देन यहाँ पे बात करी है हमने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में। अलेक्जेंडर वोन हम्बल्ट, जो कि एक साउथ अमेरिका के जंगल को एक्सप्लोर कर रहे थे, जर्मन नेचुरलिस्ट हैं। कैसे नेचुरलिस्ट हैं? जर्मन नेचुरलिस्ट हैं। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बोला कि स्पीशीज रिचनेस किसी एरिया के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना हमने वहाँ का एरिया एक्सप्लोर किया। जितना हम एरिया एक्सप्लोर करते जाएंगे उतनी ज़्यादा स्पीशीज हमें बढ़ती रहेंगी, पर एक लिमिट तक। उसके बाद वही स्पीशीज जो है रिपीट होने लग जाएंगी, ओनली अप टू अ लिमिट। जो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप है वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह आता है, और वहाँ पे जेड की जो वैल्यू है विच इज़ 0.1 to 0.2 जनरली होती है। एक कोई बहुत बड़ा एरिया तो उसमें 0.6 to 1.2 आती है, यानी उनका जो सेचुरेशन पॉइंट है वो थोड़ा लेट आएगा, क्योंकि बड़ा एरिया है तो डाइवर्स ज्यादा होगा, राइट। फ्रूजीवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर, उसके अंदर जेड जो है 1.15 आता है, यानी एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पे जाकर आपका बेसिकली ये जेड जो है स्लोप है, यानी ज़्यादा जितना स्टीप होगा उतनी जल्दी सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है ना, राइट। तो यहाँ पे जेड जो है 1.15 है, कितना लेट आ रहा है, यानी फ्रूजीवोरस बर्ड्स और मैमल्स जो हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में उनकी काफ़ी अच्छी बायोडाइवर्सिटी है, राइट। तो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में अलेक्जेंडर वोन हम्बल्ट, जो कि जर्मन नेचुरलिस्ट है, जियोग्राफर है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, ये आपका आ जाता है log s इज इक्वल टू log c z प्लस z इंटू log a। यहाँ पे s स्पीशीज रिचनेस है, a एरिया है, z स्लोप है, जिसे हम रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कह रहे हैं, c यहाँ पे y इंटरसेप्ट है। इकोलॉजिस्ट जो है उन्होंने डिस्कवर करा है दैट द वैल्यू ऑफ दिस z लाइज इन 0.1 to 0.2 के बीच में रहती है, रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सोनॉमिक ग्रुप और रीजन कौन सा है, ठीक है। देन यहाँ पे बात की जेड वैल्यूज जो है वो 0.6 से 1.2 भी हो सकती है अगर कोई बहुत बड़ा एरिया है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो हमें देखने को, मतलब सबसे हाईएस्ट तो नहीं बट एक वेरी हाई वैल्यू जो हमें देखने को मिली है दैट इज 1.15 जेड की मिली है, जो कि हमें फ्रूजीवरस फ्रूट ईटिंग बर्ड्स और मैमल्स की मिली है इन द रीजन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पे स्पीशीज रिसर्च बहुत ज़्यादा है और रैपिडली बढ़ती है जैसे जैसे हम एरिया एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। सो ये आपका यहाँ पर दिखा रखा है ग्राफ, राइट। ये log s का बनाया है, ये s का, यानी स्पीशीज कितनी बढ़ रही है। देखो जैसे जैसे एरिया ज़्यादा हो रहा है तो स्पीशीज बढ़ती जा रही है, बट एक पॉइंट सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, राइट। देन बात करी है हमने, डेविड टिलमैन ने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। डेविड टिलमैन ने यहाँ पे देखो, फॉर मैनी डिकेड्स जो इकोलॉजिस्ट है उनका बिलीव था जो कम्युनिटीज़ हैं विद मोर स्पीशीज़ जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होंगी, और जहाँ पे लेस स्पीशीज़ हैं वो ज़्यादा अनस्टेबल होंगी। तो डेविड टिलमैन उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा जिन्होंने दो कम्युनिटीज़ ली, एक ए और एक बी ली, ठीक है। जो ए थी वहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा थी, बी में कम थी, तो ए में वेरिएशंस जो थे वो कम आ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे वेरिएशंस जो थे वो ज़्यादा आ रहे थे, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई थी और यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होती जा रही थी। किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस? डिस्टर्बेंस, नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो, राइट। तो यहाँ पर आपकी इकोसिस्टम हेल्थ जो थी वो ज़्यादा थी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी, क्योंकि डाइवर्सिटी ज़्यादा थी। तो डेविड टिलमैन ने देखा कि जो ए है वही स्टेबल है और जो बी है वो अनस्टेबल हो जाती है। स्टेबल कम्युनिटी जो है उसको शुड नॉट अलाउ टू मच वेरिएशन, उसमें नहीं होने चाहिए, वो स्टेबल होनी चाहिए। स्टेबल तभी होगी जब उसमें वेरिएशन कम होंगे, प्रोडक्टिविटी हाई होगी और डाइवर्सिटी हाई होगी। And it must also be resistance to the invasion by alien species. तो डेविड टिलमैन जो है उन्होंने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट करे यूजिंग द आउटडोर प्लॉट्स, और उन्होंने ये करके दिखाया, राइट। रिच बायोडाइवर्सिटी इज नॉट ओनली एसेंशियल फॉर द इकोसिस्टम हेल्थ बट ऑल्सो इम्पेरेटिव फॉर द वेरी सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस। हमारे ह्यूमन को सर्वाइव करने के भी इकोसिस्टम हेल्थ जो है वो अच्छी होनी चाहिए, और हम बहुत अलार्मिंग पेस पे स्पीशीज को लूज करते जा रहे हैं। ट्री फ्रॉग स्पीशीज एक बहुत ही बेसिकली फंक्शनल है, और अगर हम इसे देखो, वुड वेस्टर्न घाट्स इकोसिस्टम भी लेस फंक्शनल है, वन ऑफ इट्स ट्री फ्रॉग स्पीशीज जो है वो लॉस्ट हो जाए फॉर एवर। हाउ इज आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड इफ से, अगर हम क्वेश्चन पूछ रही है एनसीईआरटी कि हमारी लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ता है अगर 20,000 एंट्स की जगह पे 15,000 की रह जाए, तो हमारे पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसी का ही आंसर करती है आगे की रिविट पोपर हाइपोथेसिस।
रिवेट पोपर हाइपोथेसिस जो है पॉल एलरिच ने दी थी, जो कि बहुत अच्छी है, मतलब इसमें बोर्ड में आंसर क्वेश्चन आ सकता है। रिवेट पोपर हाइपोथेसिस पॉल एलरिच ने दी थी, स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट थे, जो कि इन्होंने बोला कि जो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया एयरप्लेन का, कि एक एयरप्लेन है और फिर उन्होंने बोला एयरप्लेन के ऊपर कुछ रिवेट्स लगे होते हैं और कुछ रिवेट्स जो होते हैं उसके पंख यानी विंग्स पे लगे होते हैं। तो उन्होंने एयरप्लेन को कंपेयर करा पूरे इकोसिस्टम से और रिवेट्स को कंपेयर करा स्पीशीज से, कि अगर हम कुछ रिवेट्स निकाल देंगे कोई चेयर का या कुछ का तो थोड़ा थोड़ा हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब ऑलमोस्ट सब निकल जाएंगे स्पीशीज़ तो हमें फ़र्क पड़ने लगेगा। जो एयरप्लेन है वो स्टेबल नहीं रहेगा, अनस्टेबल हो जाएगा और हमें फ़र्क पड़ेगा। और अगर हम विंग्स के ऊपर जो रिवेट्स हैं उनको हटा दें, जैसे कि उनको हमने क्या बोले की स्टोन स्पीशीज़, यानी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ जिनका बहुत ज़्यादा ही मेजर रोल होता है, जैसे कि फिग्स की यहाँ पे जो बात करी गई है, राइट। तो रिवेट्स ऑन विंग्स जो हैं वो की स्टोन स्पीशीज़ है, हम ह्यूमंस को भी की स्टोन स्पीशीज़ ही मानेंगे, राइट। तो इन एन एयरप्लेन इकोसिस्टम ये सारा एक्सप्लेन कर रखा है। तो जो की स्टोन स्पीशीज़ हैं उनको बेसिकली रिवेट्स ऑन विंग्स बोला। अगर वहाँ के रिवेट्स हम जल्दी ज़्यादा हट जाएंगे तो बिल्कुल उड़ना ही बंद हो जाएगा एयरप्लेन और नीचे क्रैश हो जाएगा, राइट। इनसे क्रैश नहीं होगा इन वाली स्पीशीज से, पर इनसे इनकी कमी से क्रैश भी हो जाएगा, राइट। देन बात करी गई है कॉलोनाइजेशन, यानी कि ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड की बात करें अगर हम, तो वहाँ पे ना कॉलोनाइजेशन की वजह से ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में कॉलोनाइजेशन की वजह से एक्सटिंक्शन हो गई है 2000 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ की ऑफ नेटिव बर्ड्स की 2000 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ की एक्सटिंक्शन हो गई है। IUCN की रेड लिस्ट बनी है 2004 के अंदर, जिसमें 784 एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ देखी गई हैं, 338 वर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स और 87 प्लांट्स। यहाँ पे ज़्यादातर नीट जो है सवाल पूछता है, 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड देन 87 प्लांट्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इन द लास्ट 500 ईयर्स। रीसेंट एक्सटिंक्शंस की बात करें तो कुछ डोडो, क्वागा, थाइलेसीन, स्टेलर सी काउ, 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर विच इज बाली, जावन एंड कास्पियन, डोडो फ्रॉम मॉरिशियस, क्वागा फ्रॉम अफ्रीका, थाइलेसीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सी काउ फ्रॉम द रशिया, राइट। लास्ट 20 साल के अंदर 27 स्पीशीज जो हैं वो डिसअपियर हुई है। ये जो चीज़ लिखी है NCERT ने ये थोड़ी गलत सी लगती है, बट कोई बात नहीं, इसको याद रख लेना, ठीक है। लास्ट 20 ईयर्स के अंदर 27 स्पीशीज अपीयर हुई हैं। स्टार्टिंग में NCERT कहते हैं कि एक दिन में इतनी सारी हो जाती हैं, तो ठीक है, ये चीज़ हो गई। यहाँ पे आई फील ये 27 स्पीशीज़ जो है कीस्टोन स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, राइट। देन बात करते हैं हम एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस जो है मोर वल्नरेबल हैं टू एक्सटिंक्शन। मोर देन 15,500 स्पीशीज़ जो है वो थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन पे हैं। 12% जो बर्ड की स्पीशीज़ हैं, 23% मैमल्स की, 32% आपकी एम्फीबियंस की और 31% जिम्नो की, ये सब जो हैं थ्रेट फेस कर रही है एक्सटिंक्शन का। 5 मास एपिसोड्स हो चुके हैं एक्सटिंक्शन के और 6 एपिसोड्स जो है वो प्रेजेंटली चल रहा है, बट ये जो है डिफरेंट है क्योंकि जो करंट रेट है एक्सटिंक्शन का ये 100 to 1000 टाइम्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो पहले एक्सटिंक्शंस के एपिसोड्स हुए हैं। अगर ये इसी रेट से, इसी स्पीड से हम चलते रहे तो आधी स्पीशीज जो है वो वाइप आउट हो जाएगी इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से प्लांट प्रोडक्टिविटी कम होगी, रेजिस्टेंस भी कम होगी और वेरिएशंस भी ज़्यादा होंगे। इसके बाद आता है हमारे पास इविल क्वार्टेट, यानी बायोडाइवर्सिटी के लॉस के 4 मेन कारण है। इविल क्वार्टेट है बेसिकली, पहला तो है हैबिटेट का लॉस, यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है 14% लैंड थी पहले, अब सिर्फ 6% रह गई क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो कि लंग्स ऑफ प्लानट है, उसमें मिलियंस ऑफ स्पीशीज रहती है, उनको भी हम कट कर रहे हैं सोयाबीन कल्टिवेट करने के लिए। ग्रासलैंड कंजर्वेशन बेसिकली हम करना चाहते हैं, बीफ कैटल्स को चराने के लिए हम उनको भी खराब कर रहे हैं। हम पोल्यूट करने की वजह से डिग्रेड हो रहे हैं सारे हैबिटेट्स। जो हैबिटेट्स हैं वहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे रह गए, बीच में कुछ फैक्ट्रीज और बिल्डिंग्स आ गई, इसे हमने फ्रेगमेंटेशन बोल दिया है, जिससे पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है। और जो मैमल्स को ज़्यादा एरिया चाहिए होता था, ज़्यादा लार्ज टेरिटरी में रहते थे, माइग्रेट करते थे, वो तो एक्सटिंक्ट होने के बहुत ज़्यादा कगार पे आ चुके हैं क्योंकि उनके लिए बहुत कम एरियाज अब रह गए हैं। देन बात करते हैं सेकंड जो है दैट इज़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन, की ह्यूमंस जो हैं वो डिपेंड करते हैं नेचर पे, उनकी नीड नहीं, अब वो ग्रीड पूरी करते हैं अपनी। लास्ट 500 साल में एक्सटिंक्शन हो चुकी है स्टेलर सी काउ की, पैसेंजर्स पिजन की, ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन।
नेक्स्ट बात करें थर्ड, जो कि है एलियन स्पीशीज इन्वेजन की। तो एक हमने देखा कि हैबिटेट के टूटने से, हैबिटेट के लॉस से हो रहा है, दूसरा ओवर एक्सप्लोटेशन करने से। लास्ट 500 साल में स्टेलर सीका और पैसेंजर पिजन की हुई है ओवर एक्सप्लोटेशन की वजह से। किसकी इसकी हुई है? स्टेलर सीका और पैसेंजर पिजन की, राइट। देन थर्ड क्या हमने देखा कि एलियन स्पीशीज इन्वेजन, यानी एलियन स्पीशीज जब आ जाती हैं तो फिर वो भी लॉस करती हैं। जैसे नाइल पर्च को जब लेक विक्टोरिया में डाला गया ईस्ट अफ्रीका के, तो उन्होंने एक्सटिंक्ट कर दी हमारी जो सिचलिड फिश थी वहां पे, उसकी 200 स्पीशीज को, राइट। तो इन्वेजिव वीड जैसे कैरेट ग्रास से पार्थीनियम, लैंटेना, वाटर हाइसिंथ, इन्होंने भी हार्म किया है हमारी नेटिव स्पीशीज को। देन बात करें हम हमारे पास देन यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, presently many marine fishes populations around the world are over harvested and endangering continued existence of some commercially important species, right। देन यहाँ पे ये सारा एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। देन लिख रखा है क्लैरियस गैरीपाइनस। क्लैरियस गैरीपाइनस जो है वो एक अफ्रीकन कैटफिश है, अफ्रीकन कैटफिश। इसको इलीगली हम रिवर्स के अंदर डालते हैं एक्वाकल्चर के पर्पस के लिए, बट ये हमारी इंडिजीनियस कैटफिशेस को हार्म कर रही है, उनकी स्पीशीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं। देन बात करें को एक्सटिंक्शन की, तो कुछ लोग को एवोल्यूशन जो शो कर रहे थे, जो म्यूचुअलिज्म शो कर रहे थे, वो अगर उनमें से एक भी एक्सटिंक्ट हुआ तो दूसरी अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो जो को वर्ल्ड प्लांट पॉलिनेटर्स थे, म्यूचुअलिज्म शो कर रहे थे, ये सब एक्सटिंक्शन ऑफ वन इनवेरिएबली लीड्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द अदर स्पीशीज। देन बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने पे। तो हमें उन्हें कंजर्व क्यों करना है? वाई शुड वी कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी? तो नैरोली, हमारे पास 3 कारण है, नैरोली, यूटिलिटेरियन और ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और एथिकल रीजन है, राइट। तो यहाँ पर देखो ये 3 हमारे पास कारण है। विद इंक्रीजिंग रिसोर्सेज पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग, यानी मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्पीशीज लेवल को, डाइवर्सिटी को और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को पढ़ने के लिए हम नेशंस ने ना एंडो किया है विद रिच बायोडाइवर्सिटी के साथ खिलवाड़ किया है और एनॉर्मस बेनिफिट्स उससे लेने की कोशिश करी है, राइट। सबसे पहला रीज़न जो है हमारे को जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी करनी चाहिए, दैट इज़ नैरोली यूटिलिटेरियन, क्योंकि वो ऑब्वियस रीज़न है जो कि ह्यूमंस को इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं नेचर से, इसलिए उसको उसे प्रिजर्व करना चाहिए, उसे कंजर्व करना चाहिए। जैसे कि हमें खाना मिलता है, फायरवुड्स मिलते हैं, फाइबर मिलता है, कंस्ट्रक्शन मटीरियल मिलता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें, देन हमें मेडिसिनल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मोर देन 25% ड्रग्स प्लांट्स से आते हैं। 25,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स जो है हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने में हेल्प करती है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हैं वहाँ पे अभी और भी प्लांट्स जो हैं डिस्कवर होने रहते हैं। तो इंक्रीज रिसोर्सेज जो हैं वो बायो प्रोस्पेक्टिंग है और नेशंस ने उसका बेनिफिट लिया है। बायोडाइवर्सिटी जो इतनी ज़्यादा होगी तो नेशन को उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस वजह से पहला रीज़न क्या था? नैरोली यूटिलिटेरियन, यानी कि हमें फ़ायदा होता है, इस वजह से हमें कंजर्व करनी चाहिए। दूसरा रीज़न क्या है? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, क्योंकि इकोसिस्टम सर्विस हमें हम वो रीजंस जो कि ऑब्वियस नहीं है पर हमें मिल रही है, इकोसिस्टम से हमें कई सारी सर्विसेज मिलती हैं। जैसे अमेजोन फॉरेस्ट हमें 20% ऑक्सीजन दे रहा है, पॉलिनेशन हो पा रही है। हम ये सब फायदे जो हैं नेचर के इग्नोर कर देते हैं। हमें एस्थेटिक प्लेजर मिलता है, क्या उसके ऊपर कभी प्राइस टैग लगा भी सकते हैं हम? देन तीसरा है एथिकल रीजन। ये 2 रीजन हो गए। तीसरा है स्पीशीज जो है उनकी हर स्पीशीज की अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है। एथिकल रीजन बनता है हमारी मोरल वैल्यूज हैं कि हमें उन्हें कंजर्व करना चाहिए। कंजर्वेशन जो है 2 तरीके की हो सकती है, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू ऑन साइट होती है, यानी कि उस साइट को ही हम पूरा प्रिजर्व कर लें, है ना। एक्स-C2 होती, जो साइट ज़्यादा डाइवर्स है उसको पूरा ही कर लेना चाहिए। एक्स-C2 होती है ऑफ साइट, यानी कुछ जो बहुत ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उनको हम उठाकर कहीं और ले जाएं, ऑफ साइट ले जाएं। ये जब अर्जेंट नीड के अंदर यही काम आती हैं। थोड़ी सस्ती पड़ती हैं, ये थोड़ा महंगा पड़ता है, बट ये ज़्यादा अच्छी है ना। इसमें एक स्पेसिफिक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को ही हम उठाकर ले जाते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इंडियन रीजन की बात करें तो हमारे पास कई सारे सैक्रेड ग्रूव्स हैं, जैसे कि खासी, जैनता हिल्स, अरावली हिल्स राजस्थान के अंदर, जयंता हिल्स मेघालय के अंदर, वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। देन हमारे पास सरगुंजा, चंदा बस्तर, राइट। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कुछ सैक्रेड ग्रूव्स है जिनकी वजह से ये एरियाज़ के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है वो बच गई है, राइट। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाई। इन सीटू बात करें अगर इन सीटू की,
तो यहाँ पर सबसे पहले डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, क्योंकि और जो लोग हैं वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं और कंजर्वेशन करने के लिए हमें जगह जो है लिमिटेड रह जाती है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो है, यानी ऐसी जगह जहाँ पर हाई डिग्री एंडेमिज्म है, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीशीज रिच एरिया है, उसको तो हमें करना ही है। पहले इनिशियली 25 थे, अब 9 और आ चुकी हैं, तो 34 हॉटस्पॉट्स हो चुकी हैं। यहाँ पे एक्सलरेटेड लॉस देखने को मिल रहा है। कहाँ कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका, इंडो बर्मा रीजन, हिमालय रीजन। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो बेसिकली लेस देन मोर देन 2% ऑफ द लैंड है ना, मोर देन 2% ऑफ द लैंड है, जहाँ पे कंजर्वेशन करने से हमें बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ जो है वो कंजर्व हो सकती है। यानी 30, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ मोर देन 2% ऑफ द लैंड है, अगर मैं यहाँ पे कंजर्वेशन कर लूँ तो 30% का एक्सटिंक्शन जो है वो कम हो सकती है। इंडिया के अंदर 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स है, 90 नेशनल पार्क्स हैं और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। कितनी? 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, 90 नेशनल पार्क्स हैं और 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया के अंदर, राइट। देन यहाँ पे ये तो हो गया आपका NC2। XC2 की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, थ्रेटन्ड एनिमल्स और प्लांट्स को हम लेकर जाते हैं नेचुरल हैबिटेट्स के अंदर, जैसे कि जोलॉजिकल पार्क्स, बोटानिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारी, ठीक है। तो यहाँ पे क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स को भी हम फॉलो करते हैं, टिश्यू कल्चर मेथड्स को भी हम फॉलो करते हैं और सीड बैंक्स के अंदर हम रखते हैं, राइट। देन यहाँ पे बात करिए, बायोडाइवर्सिटी नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं है और इसकी कंजर्वेशन जो है एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक नेशन की, सारे नेशंस को मिलाकर इनको प्रिजर्व करना है। तो हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे हम अर्थ समिट कहते हैं, जो कि रियो डी जेनेरियो के अंदर 1992 के अंदर हुआ था, 1992 में के अंदर रियो डी जेनेरियो के अंदर हुआ था। कोल्ड अपॉन ऑल नेशंस टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने के लिए उनको कहा गया था for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefit. In a follow-up World Summit on Sustainable Development held in 2002 के अंदर हुआ था, जो कि जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था, जहाँ पे 190 कंट्रीज ने प्लेज लिया था their commitment to achieve by 2010 a significant reduction in the current rate of biodiversity loss at global and regional local levels, right। ये सब चीज़ें हो गई। देन हम बात करें, समरी यहाँ पर गिवन है जिसको आप रीड कर सकते हो, राइट। ये है हमारे पास समरी। एज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इकोलॉजी जो है वो स्टडी करी जाती है ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद द एबायोटिक। ये तो इकोलॉजी वाली की है ना, तो ये वाली आपकी बायोडाइवर्सिटी की, इकोलॉजी वाली किधर रह गई, ठीक है। तो ये आपकी बायोडाइवर्सिटी की है, इसको आप खुद से रीड कर सकते हो, इसके अंदर बिल्कुल सेम बातें लिख रखी है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।